नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपकी बहुत डिमांड थी कि सर रेट एग्ज़ाम का 2011 से लगाकर अब तक जो पेपर हुए हैं वो सभी सोल्व करवा दीजिए। तो उसी को देखते हुए यहाँ पर आपको हर विषय के यहाँ पर आपको अलग अलग वीडियो मिलेंगे। या कहने का मतलब है कि 2011 से लगाकर 2021 तक जितने भी पेपर हुए हैं, 2011 में पेपर हुआ है, उसके बाद में 12 में हुआ है, उसके बाद में 15 में हुआ है, उसके बाद में 17 में हुआ है और फिर 21 में पेपर हुआ है। ये सभी जो पेपर हुए हैं उसकी आपको वीडियो 1 बाय 1 करके मिलेगी। किस प्रकार से आपको वीडियो मिलेगी इसके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। इसमें हम विषय वाइज आपको वीडियो देंगे, यानी कि 2011, 12, 15, 17 और 21 के बाल विकास के जो प्रश्न पूछे गए हैं 33 प्रश्न, सबसे पहले उसके बारे में जानकारी देंगे। उसके बाद में आपको पर्यावरण के बारे में देंगे। उसके बाद जो अन्य विषय हैं सभी के एक एक वीडियो आपको इस प्रकार से वीडियो दी जाएगी, यानी कि एक ही वीडियो में आपको सारे जो प्रश्न पूछे गए 2011 से लगाकर 2021 तक एक सब्जेक्ट के, वो सारे आपको एक ही वीडियो में मिलने वाले हैं। तो आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है। यहाँ पर कह सकते हैं कि 5 पेपर यहाँ पर आपको दिए जा रहे हैं, यानी कि 30 × 5 आप करेंगे तो आपको यहाँ पर टोटल 150 प्रश्न मिलने वाले हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। आपको एक ही वीडियो में सारी जानकारी मिलने वाली है, तो आपको स्किप नहीं करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो शुरुआत करते हैं। यहाँ पर ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे। यहाँ पर देखिए इंग्लिश में भी प्रश्न दे रखा है और हिंदी में भी दे रखा है। मैं हिंदी में यहाँ पर पढ़ूंगा, यदि आपको इंग्लिश में देखना है तो आप इंग्लिश में देख सकते हैं। प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है आपका, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न है आपका, खिलौनों की आयु कहा जाता है। खिलौनों की आयु किस अवस्था को कहा जाता है, ये पूछा गया था 2011 में। पूर्व बाल्यावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को या फिर इनमें से सभी को खिलौनों की आयु किसे कहा जाता है। तो हमेशा याद रखिएगा, जो खिलौनों की आयु है ये पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है। कौन सी अवस्था को? पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है। और ये कितने से कितने वर्ष तक की होती हैं, तो ये 3 से 6 वर्ष तक की अवस्था होती हैं। तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था 2011 का, यहाँ पर मैं फिर बता रहा हूँ, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, मैं हिंदी में सिर्फ आपको बताऊंगा। यदि आपको इंग्लिश में देखना है तो आप खुद यहाँ पर पढ़ सकते हैं। निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? आपको हर प्रश्न को ध्यान से सुनना है और पढ़ना है। यहाँ पर देखिए, पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता कौन सी नहीं है पूछा गया है। दल या फिर समूह में रहने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था या फिर खेलने की अवस्था। तो आपका सही आंसर होगा, चाहे तो आप भी अनुमान लगा सकते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा खेलने की अवस्था। जो खेलने की अवस्था है ये पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं होती है, ये उत्तर बाल्यावस्था की होती है। याद रखिएगा, उत्तर बाल्यावस्था को खेल की आयु कहा जाता है, जो कि 9 से 12 वर्ष तक की होती हैं। जिसमें एक पॉपुलर कथन है जिसका आपने शायद सुना होगा कि ऐसा शायद ही कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष का बालक ना खेलता हो। तो 10 वर्ष आता है, ये उत्तर बाल्यावस्था में आता है। तो इससे भी आप याद रख सकते हैं। और यदि पूछा जाए आपसे कि यह कथन किसका है कि ऐसा शायद ही कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष का बालक ना खेलता हो, तो ये स्ट्रेंग के द्वारा दिया गया कथन है। किसके द्वारा? स्ट्रिंग के द्वारा दिया गया कथन है। तो इस प्रकार से भी आप याद कर सकते हैं। खेलने की जो अवस्था है ये पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है, इसकी अवस्था है दल या फिर समूह में रहने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था और प्रश्न करने की अवस्था। ये तीनों ही अवस्था पूर्व बाल्यावस्था की है। खेलने की अवस्था ये उत्तर बाल्यावस्था की अवस्था के अंतर्गत आएगा। चलिए, तीसरा प्रश्न है आपका, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है? द्रव्यमान और संख्या या फिर द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। यहाँ पर देखिए उत्तर बाल्यावस्था के बारे में पूछा गया है, जो कि 9 से 12 वर्ष तक की अवस्था होती है। इसके बारे में आपको बताना है कि इसमें बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है। तो इस अवस्था में द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र, इन तीनों में ही परिवर्तन समझने लगता है उत्तर बाल्यावस्था में बालक। तो यहाँ पर डी वाला विकल्प आपका सही होगा। जहां पर आपको समझ में नहीं आ रहा है आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। चौथा प्रश्न है आपका, विकास का अर्थ है। यहाँ पर देखिए विकास का अर्थ है आपसे पूछा गया है, परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला है। अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाली परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला है। अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला है, या फिर परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला है। विकास का अर्थ यहाँ पर पूछा गया है। आपका सही आंसर यहाँ पर होगा
अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला, ये विकास का अर्थ होता है। तो यहाँ पर जो तीसरा वाला विकल्प होगा वो आपका सही होगा। चलिए अगला देखते हैं हम। यहाँ पर आपका 5वां प्रश्न है, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं। यहाँ पर देखिए प्रश्न को आपको ध्यान से पढ़ना है। सत्य कथन कौन सा नहीं है पूछा गया है। विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं। विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता है। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है, या फिर विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषता होती है। 5वें का फटाफट आप आंसर बता सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता। ये कथन विकास के संदर्भ में सही नहीं है। तो यहाँ पर आपका बी वाला विकल्प एकदम सही होगा। 6ठा प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के उपयुक्त नहीं है। सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना, पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, या फिर अपने हम उम्र बालकों के साथ रहना सीखना। यहाँ पर 6ठे का आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आपका 6ठे का सही आंसर होगा पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना। ये बी वाला जो विकल्प होगा वो आपका सही होगा। ये विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के उपयुक्त नहीं है। तो बी वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका 7वां, सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना प्रायः सामान्य कौशलों के निष्पादन के संदर्भ में बहुत लाभकारी होता है कुल मिलाकर हानिकारक होता है, दीर्घकालीन दृष्टि से लाभकारी होता है, या फिर लाभकारी हो या हानिकारक, यह इस पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर आपको सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षण करना प्रायः क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। तो राइट आंसर आपका होगा सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षण करना प्रायः लाभकारी हो या हानिकारक, यह इस पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर डी वाला विकल्प आपका सही होगा। 8वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न है आपका 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की के बाहर तूफान को देखता है। बिजली चमकती है और कड़कने की आवाज़ आती है। राजू शोर सुनकर उछलता है। बार बार यह घटना होती है, फिर कुछ देर शांति के पश्चात बिजली कड़कती है। राजू बिजली की गर्जना सुनकर उछलता है। राजू का उछलना सीखने के किस सिद्धांत का उदाहरण है। यहाँ पर सिद्धांत आपको बताना है कि राजू का उछलना सीखने के किस सिद्धांत का उदाहरण है। शास्त्रीय अनुबंध का, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का, प्रयत्न एवं भूल का, या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर आपका क्या होगा यहाँ पर पहला वाला, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का ये उदाहरण है राजू का उछलना। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत है ये किसके द्वारा दिया गया है। तो ये पावलोव के द्वारा दिया गया सिद्धांत है। किसके द्वारा? पावलोव के द्वारा दिया गया सिद्धांत। कह सकते हैं कि शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत के जो जनक है वो पावलोव है। इन्होंने किस पर प्रयोग किया था? तो याद रखिएगा इन्होंने भूखे कुत्ते पर अपना प्रयोग किया था। किसने? पावलोव ने। तो यहाँ पर याद रखिएगा राजू का उछलना सीखने के शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत का उदाहरण है। सकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण है? यहाँ पर देखिए सकारात्मक दंड का उदाहरण पूछा गया है। मित्रों के द्वारा उपहास, मित्रों के साथ समय बर्बाद करना, मीन में निकालना बंद करना, या फिर इनमें से सभी। तो यहाँ पर आप विकल्प पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि इनमें से कोई भी सकारात्मक दंड का उदाहरण नहीं है, लेकिन जो मित्रों के द्वारा उपहास है ये सकारात्मक दंड का उदाहरण होता है, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से जो मित्र होते हैं वो बुरा नहीं मानते हैं। जब मित्र होते हैं एक दूसरे का उपहास उड़ाते रहते हैं, एक दूसरे का मजाक उड़ाते रहते हैं, तो वो बुरा नहीं मानते हैं। एक दूसरे के जो दोस्त होते हैं, जो मित्र होते हैं, तो ये एक तरह का सकारात्मक दंड होता है। तो पहले वाला विकल्प आपका सही होगा। 10वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं? यहाँ पर देखें नेगेटिव प्रश्न पूछा गया है। अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के संदर्भ में यह व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाता है, यह व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है, यह मनोवैज्ञानिक आकांक्षा को प्राप्त करने में सहायक करता है, या फिर यह व्यक्ति को अप्रिय स्थिति से दूर रखता है। यहाँ पर 10वें का सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर सही आंसर होगा यहाँ व्यक्ति को अप्रिय स्थिति से दूर रखता है। यहाँ अभिप्रेरणा के प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त कथन नहीं है। तो आप डी वाला विकल्प सही कर सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका 11वां,
किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाले अस्थायी परिवर्तन कहलाता है। यहाँ पर देखिए अस्थायी परिवर्तन के बारे में पूछा गया है। अभ्यस्तता कहलाता है, अधिगम कहलाता है, अस्थायी अधिगम कहलाता है या फिर अभिप्रेरणा कहलाता है। क्या कहलाता है? राइट आंसर आपका होगा अभ्यस्तता। याद रखिएगा, किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने की व्यवहार में जो होने वाला अस्थायी परिवर्तन है उसे अभ्यस्तता कहते हैं। तो पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, विद्यार्थी की अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए? कौन सा प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए? दबाव से किसी बात या विचार के लिए निजी राजी करना, किसी विचार को दोहराना अथवा दृढ़तापूर्वक व्यवहार, किसी प्रशंसनीय व्यक्ति के द्वारा समर्थन एवं स्वीकृति या फिर संदेश के साथ साहचर्य स्थापित करना। यहाँ पर 12वें का आंसर आपको बताना है, तो आप समझ ही गए होंगे 4 विकल्प पढ़ के कि दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना ये अध्यापक को नहीं करना चाहिए। यहाँ आप कह सकते हैं कि इस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए। तो पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। ठीक है, शायद आपको यहाँ पर वीडियो देखेंगे तो छोटे अक्षर आपको दिखेंगे। मैं छोटे अक्षर इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपके इंग्लिश में भी आपको प्रश्न दिखे और हिंदी में भी दिखे, दोनों ही यहाँ पर एक साथ आपको ये फ्रेम में दिखे, इसलिए थोड़ा छोटा कर रहा हूँ ताकि आपको दोनों अच्छे से दिख सके। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। उपलब्धि अभिप्रेरक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पर देखिए पॉजिटिव प्रश्न पूछा गया है। उपलब्धि अभिप्रेरक के संबंध में, उपलब्धि अभिप्रेरक जीवित रहने के लिए आवश्यक है। यदि व्यक्तिगत क्षमताओं की संतुष्टि महत्वपूर्ण है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को विकास प्रेरक कहा जा सकता है। यदि व्यक्तियों के मध्य प्रतियोगिता पर बल है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को सामाजिक अभिप्रेरक कहा जा सकता है या फिर इनमें से सभी। यहाँ पर आपको उपलब्धि अभिप्रेरक के संबंध में सही कथन का चयन करना है। तो यहाँ पर 13वें का आपका सही आंसर होगा इनमें से सभी। यहाँ पर पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही कथन उपलब्धि अभिप्रेरक के संबंध में सही कथन होंगे, तो इनमें से सभी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करता है। किसमें? धर्म में, मानव शरीर में, यौन संबंधों में या फिर विद्यालय में। 6 से 10 वर्ष की अवस्था में जो बालक है वो किसमें रुचि लेना प्रारंभ करता है? तो याद रखिएगा 14 का आपका आंसर होगा। यहाँ पर 14 का जो आपका सही आंसर होगा वो विद्यालय में। याद रखिएगा 6 से 10 वर्ष की अवस्था में जो बालक है ये विद्यालय में रुचि लेना प्रारंभ करता है। तो यहाँ पर डी वाला विकल्प आपका सही होगा। कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतना के 3 स्तर है? किसके द्वारा यहाँ पर बताया गया है या फिर व्यक्त करता है? कौन सा सिद्धांत यहाँ पर पूछा गया है? देखिए, मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ जहाँ पर यहाँ मानव मस्तिष्क एवं बर्फ की बड़ी चट्टान का नाम आता है तो इसके बारे में सारी जानकारी देता हूँ, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफ़ी बार पूछा गया है। मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान है, ये किसके द्वारा कहा गया ये भी पूछा जाता है। तो याद रखिएगा ये फ्रायड के द्वारा कहा गया। किसके द्वारा? फ्रायड के द्वारा। इनके द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया है? तो याद रखिएगा इनके द्वारा मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया गया है। याद रखिएगा आपका आंसर यही होगा। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? फ्रायड के द्वारा। और फ्रायड ने ही मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान है ये इनके द्वारा ही कहा गया है। यहाँ पर एक और बात आती है, यहाँ पर देखिए इन्होंने चेतना के 3 स्तर के बारे में कहा गया है। वो 3 स्तर कौन कौन से हैं उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। चेतन, अर्धचेतन व अचेतन। कितने स्तर बताए इन्होंने? 3 स्तर बताए चेतना के। तो याद रखिएगा चेतन, अर्धचेतन व अचेतन। चलिए अगला प्रश्न है आपका, कुछ लोगों का कहना है कि जब बालकों को गुस्सा आता है तो वे खेलने के लिए चले जाते हैं, जब तक कि पहले से अच्छा महसूस नहीं करते। उनके व्यवहार में निम्न में से कौन प्रतिरक्षा तंत्र प्रतिलक्षित होता है? प्रक्षेपण होता है, विस्थापन होता है, प्रतिक्रिया निर्माण होता है या फिर उदातीकरण होता है? यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि इसमें से कौन सा प्रतिरक्षा तंत्र प्रतिलक्षित होता है। 16वें का आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आपका 16वें का आंसर होगा विस्थापन। याद रखिएगा उसके व्यवहार में विस्थापन प्रतिरक्षा तंत्र प्रतिरक्षित होता है। तो यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। अगले प्रश्न की ओर देखेंगे हम। अगला प्रश्न है आपका,
समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके दूसरों को, प्रेरकों को, उद्देश्यों को या फिर आवश्यकताओं को। यहाँ पर 17 का आंसर आपको बताना है क्या होगा। तो 17 का आपका सही आंसर होगा समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके आवश्यकताओं को। किसको? आवश्यकताओं को। डी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा व्यवहार भावात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है। देखिए यहाँ पर नेगेटिव प्रश्न पूछा गया है कि वो कौन सा व्यवहार है जो भावात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है। बाल अपराध, कमजोरों को डराने वाला, भगोड़ापन या फिर स्वालीनता। तो याद रखिएगा यहाँ पर स्वालीनता आपका सही आंसर होगा। जो स्वालीनता है ये व्यवहार में बाधा नहीं है, यह एक प्रकार का तंत्रिका विकार है। क्या है ये स्वालीनता? एक प्रकार का तंत्रिका विकार है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? डी वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है समावेशित शिक्षा द्वारा, मुख्य धारा में डालकर, समाकलन द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर 19 का सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा समावेशित शिक्षा द्वारा। निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए जो प्रावधान किया जा सकता है वो समावेशित शिक्षा द्वारा किया जा सकता है। तो पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है। यहाँ पर देखिए नेगेटिव प्रश्न पूछा गया है, मानसिक मंदता की विशेषता कौन सी नहीं है पूछा गया है। बुद्धि लब्धि का 25 से 70 के मध्य होना, धीमी गति से सीखना एवं दैनिक जीवन की क्रियाओं को न कर पाना, वातावरण के साथ अनुकूलन में कठिनाई या फिर अंतर्वैयक्तिक संबंधों का कमजोर होना। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा अंतःवैयक्तिक संबंधों का कमजोर होना, ये मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है। तो यहाँ पर डी वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, विद्यार्थी के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देखिए कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है ये आपको बताना है। सहशैक्षिक क्रियाओं का प्रावधान, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, रुचियों की भिन्नता या फिर अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालय वातावरण। तो यहाँ पर 21 का आंसर आपको बताना है। तो यहाँ पर 21 का सही आंसर होगा अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालय वातावरण। ये विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए यह तरीका अधिक महत्वपूर्ण है। तो डी वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, कमजोर वर्ग के बालक से तात्पर्य। यहाँ पर देखिए कमजोर वर्ग के बालक से तात्पर्य पूछा गया है। 4 विकल्प आपके सामने दिए हुए हैं। ऐसे अभिभावकों के बालक से जिनकी वार्षिक आय कम हो, ऐसे अभिभावकों के बालक से जो वंचित वर्ग में आते हैं, ऐसे अभिभावकों के बालक से जो गरीबी रेखा से नीचे की सीमा में आते हैं, या फिर ऐसे अभिभावकों के बालक से जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा से नीचे के वर्ग में आते हैं। कमजोर वर्ग के बालक कौन होते हैं, इसका तात्पर्य आपसे पूछा गया है। यहाँ पर 22 का आपको आंसर देना है। राइट आंसर आपका होगा ऐसे अभिभावकों के बालक से जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा से नीचे के वर्ग में आते हैं, ये कमजोर वर्ग के बालक होते हैं। तो यहाँ पर आपका डी वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निर्देशित किया गया है कि कक्षा 1 से कक्षा 5 तक यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थी की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी अध्यापक आवश्यक अनुपात होगा। देखिए यह प्रश्न भी मैंने काफ़ी बार वीडियो में बताया है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको जानकारी होना चाहिए। यहाँ पर देखिए एक बात कही गई है, यदि विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक हो तो कितनी होगी, 1 से 5 तक। यदि यहाँ पर 200 से अधिक नहीं दी होती, साधारणता आपसे पूछी जाती कि 2009 यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निर्देशित किया गया है कि कक्षा 1 से 5 तक का यदि प्रवेश दिया जाए तो उसमें अध्यापक का और विद्यार्थी का जो अनुपात है वो कितना होता, तो वो साधारण जो पूछा जाता वो 1:30 होता। कितना होता, 1:30 होता। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा गया है, यदि विद्यार्थी की संख्या 200 से अधिक हो तो याद रखिएगा जहाँ पर 200 से अधिक जो विद्यार्थी हो जाते हैं तो उनकी जो अनुपात संख्या होती है वहाँ पर 1
आपका शिक्षक होगा यानी कि एक अध्यापक होगा और कितने विद्यार्थी होंगे, कितने विद्यार्थी होंगे, 40 विद्यार्थी होंगे, जिसमें एक प्रधानाध्यापक भी पड़ जाएगा यानी कि जो पद होगा वो एक प्रधानाध्यापक का भी उसमें होगा यदि 1 से 5 तक 200 से अधिक विद्यार्थी है। तो यहाँ पर रेशियो पूछा गया है तो आपका 1:40 होगा यानी कि बी वाला विकल्प आपका सही होगा। देखिए साधारणता मैं आपको बता दूं कि यदि 1 से 5 तक पूछे साधारण, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो अनुपात आपका क्या होगा, 1:30 होगा। 200 से अधिक यदि आपके विद्यार्थी जो है वो हैं, यदि 200 से अधिक है तो आपका अनुपात क्या होगा, 1:40, जिसमें एक जो अतिरिक्त पद होगा वो प्रधानाध्यापक का होगा। बात करें यहाँ पर 6 से 8 तक, तो 6 से 8 तक की हम बात करें तो इसका जो अनुपात होता है वो 1:35 होता है। कितना होता है, 1:35। बात करें हम यहाँ पर डायरेक्ट 1 से 8 तक यदि पूछे आपसे डायरेक्ट तो आप वहाँ पर 1:40 लगाकर आंसर आ सकते हैं। तो ये रेशियो आपको पता होना चाहिए। वैसे यहाँ पर आंसर मैं आपको बता चुका हूँ कितना होगा, 40 होगा। चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पर क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पर देखिए फिर से नेगेटिव प्रश्न पूछा गया है। ज़्यादातर आपको यहाँ पर प्रश्न नेगेटिव पूछे जा रहे हैं, तो आपको ध्यान देना है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, समझना है, उसके बाद उत्तर देना है। यहाँ अध्यापकों एवं शिक्षा व्यवसाय से जुड़े लोगों के द्वारा किया जाता है। यह किसी विशिष्ट समस्या के समाधान के लिए किया जाता है। व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य इनमें किया जाता है, या फिर स्थानीय स्तर पर रोजमर्रा की समस्याओं के समाधान के लिए क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है। 24 का आंसर आपको बताना है। पहले आप यहां पर खुद से अपनी जांच करिएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा, मैं तो बता ही दूंगा। तो इसका 24 का आपका सही आंसर होगा व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य इनमें से किया जाता है। ये आपका तीसरा वाला जो विकल्प होगा वो सही होगा। बहुत सारे विद्यार्थी बोलेंगे कि सर इसका तो ये आंसर होगा, उसका वो आंसर होगा। मैं यहाँ पर 24 की बात नहीं कर रहा हूँ। आने वाले प्रश्न में आप आपका यहाँ पर वो भी देंगे कि सर इसका ये आंसर हो सकता है, इसका ये आंसर हो सकता है। देखिए मैं जो ये आंसर बता रहा हूँ, ये जो आंसर शीट है, ऑफिशियल जो आंसर शीट है उसी के अनुसार बता रहा हूँ, और मेरे विवेक से मैं सारे आंसर बता रहा हूँ, यानी कि जो मैं आंसर यहाँ पर बता रहा हूँ एकदम एक्यूरेट सही है। तो आप अपना दिमाग मत लगाइएगा, जो मैं आंसर बता रहा हूँ वही सही आंसर आपका होगा। तो 25 का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं। यहाँ पर देखिए शिक्षण के बारे में सत्य कथन कौन सा नहीं है पूछा गया है। शिक्षण में सुधार किया जा सकता है, शिक्षण औपचारिक एवं अनौपचारिक है, शिक्षण विज्ञान के साथ साथ कला भी है, या फिर शिक्षण अनुवेशन है। राइट आंसर आपका 25 का होगा शिक्षण अनुवेशन है। याद रखिएगा यहाँ पर पूछा गया है कि शिक्षण के बारे में सत्य कथन कौन सा नहीं है, तो शिक्षण अनुवेशन है। ये यहाँ कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 आपका प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया गया है। किसको दिया गया है, भौतिक संसाधनों को, शिक्षित एवं अभिप्रेरित अध्यापकों को, बालक के लिए ज्ञान के संदर्भ में संरचित अनुभवों को, बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को, किसको, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया गया है। तो ये जो दिया गया है ये बालक के लिए ज्ञान के संदर्भ में संरचित अनुभवों को दिया गया है। तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 में निम्न में से किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया है। यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 में पूछा गया है कि किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया है। कक्षा 10 की ऐच्छिक परीक्षा, विद्यालय शिक्षा की विभिन्न अवस्थाओं पर राज्य स्तर की परीक्षा संचालन, प्रतियोगी परीक्षा, प्रवेश परीक्षाओं को ऐच्छिक या फिर इनमें से सभी। राइट आंसर आपका होगा कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक। इन परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया है राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 में। तो यहाँ पर पहला वाला जो विकल्प होगा वो आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, दबाव को कम करने एवं परीक्षाओं में सफलता के लिए आवश्यक है कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण, विद्यालय शिक्षा के विभिन्न चरणों में परीक्षाओं का आकलन, वार्षिक एवं अर्धवार्षिक परीक्षाएं, या फिर विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं के लिए विभिन्न एजेंसियों की स्थापना। तो यहाँ पर सही आंसर आपका 28 का होगा कम अवधि में परीक्षाओं में अंतरण। ये दबाव को कम करने एवं परीक्षा में सफलता के लिए आवश्यक है। तो यहाँ पर पहला वाला जो विकल्प होगा वो आपका सही होगा। चलिए
अगला प्रश्न है मूल्यांकन का उद्देश्य। यहाँ पर देखिए मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। बालकों को धीमी गति से सीखने वाले एवं प्रतिभाशाली बालकों के रूप में लेबल करना, जिस बालकों को उपचारात्मक शिक्षा की आवश्यकता है उनकी पहचान करना, अधिगम की कठिनाइयों व समस्या वाले क्षेत्रों को पता लगाना, उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है का पुष्टि पोषण प्रदान करना। तो यहाँ पर 29 का मूल्यांकन का उद्देश्य आपको बताना है। राइट आंसर आपका सही होगा उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है का पुष्टि पोषण प्रदान करना, ये मूल्यांकन का उद्देश्य होता है। तो यहाँ पर 4th वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए 2011 का अंतिम प्रश्न है आपका रीट का। प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? वीडियो अनुरूपण को, प्रदर्शन को, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव या फिर इनमें से सभी। राइट आंसर आपका सही होगा स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव। ये प्राथमिक विद्यालय के बालकों के लिए जो बेहतर मानते हैं वो स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव को बेहतर मानते हैं। तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। तो यहाँ पर जो रीट की 2011 में जो एग्ज़ाम हुई थी उसमें ये 30 प्रश्न पूछे गए थे बाल विकास में, तो इनमें आपको कितने नंबर आए आप बता सकते हैं। आगे हम यहाँ पर बात करेंगे, आप देख सकते हैं 2012 में, जो 2012 में पेपर हुआ था रीट का, उसके बारे में हम यहाँ पर आपको बताएंगे। यानी कि आपको यहाँ पर देख सकते हैं बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ यानी कि शिक्षा शास्त्र के 30 प्रश्न आपको यहाँ पर मिलेंगे। 1 से 30 तक प्रश्न रहेंगे और पृष्ठ संख्या 3 से 10 तक के जो प्रश्न संख्या है उसमें 30 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो बाकी के विषय हम आपको 1 बाय 1 करके बताएंगे। तो यहाँ पर 2012 का जो प्रश्न पत्र है उसमें बाल विकास का जो प्रश्न पूछा गया था आप देख सकते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था, 9 वर्ष के बालक की नैतिक तर्कणा आधारित होती है, किस पर होती है? किसी कार्य के भौतिक परिणाम उसकी अच्छाई या बुराई को निर्धारित करते हैं। कोई कार्य सही होना इस बात पर निर्भर करता है कि उससे व्यक्ति की अपनी आवश्यकता पूर्ति होती है। नियमों का पालन करने के बदले में कुछ लाभ मिलता है, या फिर सही कार्य वह है जो उस व्यक्ति के द्वारा किया जाए जो अन्य व्यक्तियों को अपने व्यवहार से प्रभावित करता है। यहाँ पर आपको 9 वर्ष के बालक की नैतिक तर्कणा किस पर आधारित होती है बताना है। तो राइट आंसर आपका होगा किसी कार्य के भौतिक परिणाम उसकी अच्छाई या बुराई को निर्धारित करते हैं। तो पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। दूसरा प्रश्न, निम्न में से कौन सा उदाहरण अभिप्रेरणा का परिणाम नहीं? यहाँ पर देखिए अभिप्रेरणा का परिणाम नहीं है, यानी कि नेगेटिव प्रश्न पूछा गया है। कृष्णा ने नृत्य का समय 1 घंटे से बढ़ाकर 2 घंटे कर दिया है। जॉन स्टुअर्ट मिल ने 12 वर्ष की उम्र में दर्शन का अध्ययन आरंभ कर दिया था। जगन ने श्वास लेने की प्रक्रिया में रुचि दिखाने प्रारंभ कर दी है, या फिर राम ने तेजी से आधुनिक एवं प्राचीन ऐतिहासिक प्रवृत्तियों में सहसंबंध स्थापित करने में प्रगति की है। यहाँ पर देखिए आपसे अभिप्रेरणा का परिणाम कौन सा नहीं यानी कि उदाहरण कौन सा नहीं है पूछा गया है। तो आप कह सकते हैं जॉन स्टुअर्ट मिल ने 12 वर्ष की उम्र में दर्शन का अध्ययन आरंभ कर दिया था। यह उदाहरण अभिप्रेरणा का परिणाम नहीं, यानी कि बी वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है तीसरा, निम्न में से क्या एक प्रभावी प्रशंसा के रूप में अध्यापक के लिए कार्य करेगा? विद्यार्थियों के अवधान को उनके कार्य से संबंधित व्यवहार पर केंद्रित करता है। विद्यार्थियों की वर्तमान कार्य निष्पादन को उसके समूह के अन्य साथियों के संदर्भ वर्णित करता है। विद्यार्थियों को उनकी योग्यता अथवा कार्य निष्पादन के महत्व की सूचना देता है, या फिर जब विद्यार्थी अपने व्यवहार को नियंत्रित नहीं कर पाता है तो उन्हें सकारात्मक व्यवहारात्मक समर्थन प्रदान करता है। निम्न में से क्या एक प्रभावी प्रशंसा के रूप में अध्यापक के लिए कार्य करेगा, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो तीसरे का सही आंसर होगा विद्यार्थी को उनकी योग्यताओं अथवा कार्य निष्पादन के महत्व की सूचना देता है। यहाँ पर तीसरा वाला जो विकल्प होगा वो आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उदाहरण अधिगम को प्रदर्शित करता है? कौन सा उदाहरण जो अधिगम को प्रदर्शित करता है? हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना, स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में लार का आना, चढ़ना, भागना एवं फेंकना 3 से 5 वर्ष की अवस्था में, या फिर इनमें से सभी। निम्न में से कौन सा उदाहरण अधिगम को प्रदर्शित करता है? अधिगम को प्रदर्शित कौन सा उदाहरण करता है ये पूछा गया है। तो आपका सही आंसर होगा हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना, ये अधिगम को प्रदर्शित करता है। तो पहला वाला विकल्प आपका
सही होगा। पांचवा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देखिए चिंतन की प्रक्रिया में कौन सा सबसे कम महत्वपूर्ण है, यह आपको बताना है। चित्र है, प्रतीक एवं चिन्ह है, मांसपेशी क्रियाएं हैं या फिर भाषा है। तो पांचवे का आंसर आपको बताना है। राइट आंसर आपका होगा मांसपेशी क्रियाएं। याद रखिएगा जो मांसपेशी क्रियाएं हैं ये चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है। तो तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। छठा प्रश्न आपका, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि को प्रदर्शित करने वाला व्यवहार है। दूसरे के अंतर्गत की इच्छाओं एवं मनसा का पता लगाना, दूसरे के मूड को भांप जाना, मिलते जुलते संवेगों यथा उदासी एवं पछतावा में भेद कर पाना या फिर दूसरों के विचारों एवं व्यवहारों को प्रभावित करने के लिए उनसे संबंधित जानकारी का उपयोग करना। तो यहाँ पर छठे का आपका सही आंसर होगा मिलते जुलते संवेगों यथा उदासी एवं पछताओं के भेद कर पाना। ये अंतर्वैयक्तिक बुद्धि को प्रदर्शित करने वाला व्यवहार है। तो तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। सातवां प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सी व्यू रचना या फिर अभिप्रेत लैंगिक अंतरों को मद्देनजर रखते लैंगिक समता की भावना के विपरीत है। विद्यार्थियों को बताए कि रूढ़िबद्ध विषयों में सफलता हासिल कर सकते हैं। प्रारंभिक विद्यालयीय वर्षों में लड़के एवं लड़कियों के शारीरिक एवं गामक कौशलों के विकास की संभाव्य क्षमता समान होती है। लड़कों को समस्याओं के समाधान और विश्व पर नियंत्रण रखने के लिए उसकी योग्यता पर उनको आत्मविश्वास विकसित करने के लिए सहयोग प्रदान करें। लड़के एवं लड़कियों दोनों को कम आक्रामक एवं एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करने के सम्मत सामाजिक तरीकों को सिखाया जाए। यहाँ पर आपको बताना है व्यू रचना या फिर अभिप्रेत लैंगिक अंतरों के मद्देनजर रखते लैंगिक समता की भावना के विपरीत क्या है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा सातवें का, लड़कों को समस्याओं के समाधान और विश्व पर नियंत्रण रखने के लिए उनकी योग्यताओं पर उनके आत्मविश्वास विकसित करने के लिए सहयोग प्रदान करें। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। आठवां प्रश्न आपका, एक अध्यापक किसी भी समूह में समुदाय आधारित व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझ सकता है। आंखों के संपर्क में के आधार पर, बुद्धि के आधार पर, भाषा एवं अभिव्यक्ति के आधार पर या फिर गृह कार्य के आधार पर। एक अध्यापक किसी भी समूह के समुदाय आधारित व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझ सकता है। तो वो किस प्रकार समझ सकता है? भाषा एवं अभिव्यक्ति के आधार पर, भाषा एवं अभिव्यक्ति के आधार पर समझ सकता है। तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। नवा प्रश्न है आपका, सृजनशीलता के पोषण हेतु एक अध्यापक को अपने विद्यार्थी को रखना चाहिए, कार्य केंद्रित रखना चाहिए, लक्ष्य केंद्रित रखना चाहिए, कार्य केंद्रित एवं लक्ष्य केंद्रित या फिर पुरस्कार प्रेरित रखना चाहिए। तो याद रखिएगा नवे का सही आंसर होगा सृजनशीलता के पोषण हेतु एक अध्यापक को अपने विद्यार्थी को कार्य केंद्रित रखना चाहिए। कैसा रखना चाहिए? कार्य केंद्रित। तो यहाँ पर नवे का आपका सही आंसर होगा पहला वाला। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सी विशेषता सामाजिक रूप से वंचित वर्ग के विद्यार्थी की नहीं? यहाँ पर देखिए नेगेटिव प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी विशेषता है जो सामाजिक रूप से वंचित वर्ग के विद्यार्थियों की नहीं है। बालकों की देखभाल के अनुभव उन्हें स्कूल के लिए प्रभावशाली ढंग से तैयार नहीं करते हैं, नियमित स्वास्थ्य संबंधी देखभाल नहीं मिलती है, व्यापक एवं वेद अनुभवों को प्राप्त करने का मौका नहीं मिलता है या फिर विद्यालय में अच्छा करने के लिए अभिप्रेरित नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर 10वें का आंसर होगा आपका नियमित स्वास्थ्य संबंधी देखभाल नहीं मिलती है। यह विशेषता सामाजिक रूप से वंचित वर्ग के विद्यार्थी की नहीं है। तो बी वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक अनुसंधान मौलिक अनुसंधान से भिन्न है क्योंकि क्यों है? क्योंकि अध्यापकों, शैक्षिक प्रबंधों एवं प्रशासकों के द्वारा किया जाता है, शोधकर्ताओं द्वारा किया जाता है जिनका विद्यालय से कोई संबंध नहीं होता है, यहाँ प्रमाणीकृत उपकरणों पर आधारित है या फिर यहाँ न्याय दर्श पर आधारित है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा क्रियात्मक अनुसंधान मौलिक अनुसंधान से भिन्न है क्योंकि यहाँ अध्यापकों, शैक्षिक प्रबंधकों एवं प्रशासकों द्वारा किया जाता है, इसलिए क्रियात्मक अनुसंधान मौलिक अनुसंधान से भिन्न है। तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक अनुसंधान में क्रियात्मक उप
कल्पनाओं का निर्माण समस्याओं के कारणों पर आधारित है। क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण किसी तर्कयुक्त विवेक पर आधारित है। क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण इस प्रकार किया जाता है ताकि उनका सांख्यिकीय सत्यापन किया जा सके, या फिर क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण नहीं किया जाता। यहाँ पर क्रियात्मक अनुसंधान में क्या किया जाता है या फिर किस पर आधारित है ये पूछा गया है। तो आपका 12वें का सही आंसर होगा क्रियात्मक अनुसंधान में क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण समस्याओं के कारणों पर आधारित है। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 में बहुभाषा को एक संसाधन के रूप में समर्थन दिया गया है, क्योंकि क्यों दिया गया है। यहाँ एक तरीका है जिसमें प्रत्येक बालक सुरक्षित महसूस करे, भाषागत पृष्ठभूमि के कारण कोई भी बालक पीछे ना छूट जाए, यहाँ बालकों को अपने पर विश्वास के लिए प्रोत्साहन देगा, या फिर इनमें से सभी। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा इनमें से सभी। याद रखिएगा, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 में बहुभाषा को एक संसाधन के रूप में समर्थन दिया गया है, क्योंकि यह एक तरीका है जिसमें प्रत्येक बालक सुरक्षित महसूस करे, भाषागत पृष्ठभूमि के कारण कोई भी बालक पीछे ना छूट जाए, और यहाँ बालकों को अपने पर विश्वास के लिए प्रोत्साहन देगा। तो इनमें से सभी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा तरीका विज्ञान विषय को समझने के लिए उच्च प्राथमिक स्तर पर उपयुक्त नहीं है। वस्तुओं का प्रेक्षण करना व अवलोकनों को रिकॉर्ड या फिर दर्ज करना, रेखाचित्र बनाना, वास्तविक अनुभव प्रदान करना, या फिर अमूर्तता के द्वारा विषय को सीखना। तो यहाँ पर 14 का आपका सही आंसर होगा अमूर्तता के द्वारा विषय को सीखना। याद रखिएगा, अमूर्तता के द्वारा विषय को सीखना यह तरीका विज्ञान विषय को समझने के लिए उच्च प्राथमिक स्तर पर उपयुक्त नहीं है। यहाँ पर नेगेटिव प्रश्न पूछा गया था, तो 4th वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन बहुग्रेड शिक्षण प्रणाली के साथ सहमति नहीं रखता। ये एक अध्यापक एक समय में एक ही अधिक कक्षाओं का प्रबंध करता है, बैठक की लचीली व्यवस्था, विभिन्न कक्षाओं में एवं एक ही कक्षा में अंतःक्रिया, या फिर विद्यार्थियों का आयु एवं योग्यता के आधार पर समान होना। यहाँ पर आपको बताना है वो कौन सा कथन है जो बहुग्रेड शिक्षण प्रणाली के साथ सहमति नहीं रखता। राइट आंसर आपका होगा विद्यार्थियों का आयु एवं योग्यता के आधार पर समान होना। यह कथन बहुग्रेड शिक्षण प्रणाली के साथ सहमति नहीं रखता। तो 4th वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक विकास में वंशाक्रम निर्धारित करता है। मस्तिष्क जैसी शारीरिक संरचना के मूलभूत स्वभाव को, शारीरिक संरचना के विकास को, सहज प्रतिवर्ती क्रियाओं के अस्तित्व को, या फिर इनमें से सभी। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा जो संज्ञानात्मक विकास में वंशाक्रम निर्धारित करता है, ये मस्तिष्क जैसी शारीरिक संरचना के मूलभूत स्वभाव को निर्धारित करता है संज्ञानात्मक विकास में वंशाक्रम। तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पर देखिए नेगेटिव प्रश्न पूछा गया है। जो अध्यापक यहाँ विश्वास करता है कि विकास प्रकृति की वजह से होता है, वह अनुभव प्रदान करने को महत्व नहीं देता। प्रारंभिक अनुभव महत्वपूर्ण होते हैं और अध्यापक का हस्तक्षेपण भी महत्वपूर्ण होता है। प्रारंभिक जीवन की नकारात्मक घटनाओं के प्रभाव से कोई भी अध्यापक बचाव नहीं कर सकता, या फिर व्यवहारात्मक परिवर्तन के संदर्भ में विकास वातावरणीय प्रभाव के फलस्वरूप होता है। यहाँ पर वह कथन को बताना है जो सही नहीं है। राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा प्रारंभिक जीवन की नकारात्मक घटनाओं के प्रभाव से कोई भी अध्यापक बचाव नहीं कर सकता। यह कथन सही नहीं होगा। तो 3रा वाला विकल्प आपका सही होगा। निम्न में से कौन सी विशेषता परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है। यहाँ एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, यहाँ अभ्यास पर निर्भर करती है, यहाँ प्रेरकों पर निर्भर करती है, या फिर यहाँ जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है। राइट आंसर आपका होगा यहाँ एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। यह विशेषता परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है। तो पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन विकास के संबंध में सही नहीं है। विकास प्रतिमानों की कुछ निश्चित विशेषताओं की भविष्यवाणी की जा सकती है। विकास का उद्देश्य वंशानुगत संभाव्य क्षमता का विकास करना है। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरे नहीं होते हैं, या फिर प्रारंभिक विकास बाद के विकास के अधिक महत्वपूर्ण है। राइट आंसर आपका 19 का होगा विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरे नहीं होते हैं। यह कथन विकास के संबंध में सही नहीं है। यहाँ पर भी नेगेटिव प्रश्न पूछा गया था, और आपका सही आंसर होगा विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरे नहीं होते हैं। यह कथन आपका विकास के संबंध में सही नहीं है।
अगला प्रश्न है आपका, दल या गैंग का सदस्य होने से सामाजिक उत्तर बाल्यावस्था में बेहतर होता है, निम्न में से कौन सा कथन इस विचार को विपरीत करता है? वयस्कों पर निर्भर न होकर सीखना, जिम्मेदारियों को निभाना सीखना, अपने समूह के प्रति वफादार होना सीखना, या फिर छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करते हुए अपने गैंग के सदस्यों से लड़ाई मोल लेना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा कथन इस विचार से विपरीत है। यहाँ पर इस विचार से विपरीत आपको बताना है। राइट आंसर आपका होगा छोटे छोटे बातों पर झगड़ा करते हुए अपने गैंग के सदस्यों से लड़ाई मोल लेना। यहाँ पर डी वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य। योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य आपसे पूछा गया है, समय विशेष एवं विभिन्न कार्यों पर एक विद्यार्थी ने कितना अच्छा निष्पादित किया है का पता लगाना, अधिगम को सुगम बनाना व ग्रेड न प्रदान करना, ऐसे विद्यार्थी का पता लगाना जो अपने साथियों के समकक्ष संप्राप्ति में कठिनाई अनुभव कर रहा है, या फिर अगली इकाई के अनुदेशन से पूर्व प्रगति का पता लगाना। राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा, योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य पूछा गया है तो समय विशेष एवं विभिन्न कार्यों पर एक विद्यार्थी ने कितना अच्छा निष्पादन किया का पता लगाना, ये योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य होता है। तो पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, राजू खरगोश से डरता था। शुरू में खरगोश को राजू से काफ़ी दूर रखा गया। आने वाले दिनों में हर रोज़ खरगोश और राजू के बीच की दूरी कम कर दी गई। अंत में राजू की गोद में खरगोश को रखा गया और राजू खरगोश से खेलने लगा। यह प्रयोग उदाहरण है। यहाँ प्रयोग किसका उदाहरण है? प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत का, शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत का, क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत का। और शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत के बारे में आपको बता चुका हूँ, तो यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, बहिर्मुखी विद्यार्थी अंतर्मुखी विद्यार्थी से किस विशेषता के आधार पर भिन्न होता है? मजबूत भावनाएं, पसंदगी एवं नापसंदगी, मन ही मन परेशान होने की अपेक्षा अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करता है, अपने बौद्धिक कार्यों में डूबा रहता है, या फिर बोलने की अपेक्षा लिखने में बेहतर है। यहाँ पर देखिए, बहिर्मुखी विद्यार्थी और अंतर्मुखी विद्यार्थी, इन दोनों की विशेषता के बारे में पूछा गया है कि ये किस विशेषता के आधार पर भिन्न होते हैं। तो राइट आंसर आपका होगा मन ही मन परेशान होने की अपेक्षा अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करता है। ये इससे बहिर्मुखी विद्यार्थी और अंतर्मुखी विद्यार्थी भिन्न होता है इस आधार पर। तो बी वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन कथन बुद्धि के बारे में सत्य नहीं? यहाँ पर देखिए, बुद्धि के बारे में सत्य कथन कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है कि यहाँ एक व्यक्ति की मानसिक क्षमता है, यहाँ सामंजस्य या फिर अनुकूलन स्थापित करने में सहायक है, यह व्यवहार की गुणवत्ता से आंकी जाती, या फिर यहाँ स्थायी एवं अपरिवर्तनशील विशेषता है। तो आपको यहाँ पर बुद्धि के बारे में सत्य कौन सा कथन नहीं है, इसके बारे में बताना है। राइट आंसर होगा यह स्थायी एवं अपरिवर्तनशील विशेषता है, यह कथन बुद्धि के बारे में सत्य नहीं है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर फोर्थ वाला होगा। अगला प्रश्न है 25, एक संतुलित व्यक्तित्व वह है जिसमें इदम एवं परम अहम के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है। इदम एवं अहम के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है, अहम एवं परम अहम के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है, या फिर मजबूत अहम को बनाया जाता है। एक संतुलित व्यक्तित्व वह है, कौन है एक संतुलित व्यक्तित्व, इसके बारे में आपको बताना है। राइट आंसर आपका होगा मजबूत अहम को बनाया जाता है, यह एक संतुलित व्यक्तित्व होता है। तो यहाँ पर डी वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए निम्न में से कौन सी व्यूह रचना कार्य करेगी? कार्यों को मूर्त रूप से समझना, विद्यार्थियों को लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना, स्व अध्ययन के अवसर प्रदान करना, या फिर सहायता के लिए बाहर के संसाधनों को प्राप्त करना। राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए व्यूह रचना कार्य करेगी। कौन सी करेगी? राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर कार्यों को मूर्त रूप से समझना, यह व्यूह रचना कार्य करेगी मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए। तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है,
नृत्य, ड्रामा एवं शिल्पकला का प्रयोग किया जाता है। विशिष्ट गुणों के विकास हेतु, व्यक्तित्व को ढालने के लिए, दबी एवं बर्दाश्त न की जा सकने वाले अंतर्नोद के प्रकटीकरण हेतु, या फिर इनमें से सभी। राइट आंसर आपका होगा इनमें से सभी। याद रखिएगा, नृत्य, ड्रामा एवं शिल्पकला का जो प्रयोग किया जाता है वो इन तीनों के कारण किया जाता है। तो यहाँ पर डी वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, वर्तनी वाचन एवं गणना में कठिनाई सामान्य बुद्धि एवं अच्छी अनुकूलनात्मक योग्यता विशेषता है। धीमी गति से सीखने वाली की हैं, सामान्य या फिर औसत अधिगमकर्ता की हैं, मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की है, या फिर अधिगम निर्योग्य बालकों की है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ये जो योग्यता जो कह सकते हैं कि वर्तनी वचन एवं गणना में कठिनाई सामान्य बुद्धि एवं अच्छी अनुकूलनात्मक योग्यता जो विशेषता है अधिगम निर्योग्य बालकों की है। तो यहाँ पर डी वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, फ एवं व, म एवं न अक्षरों की ध्वनियों में अंतर न कर पाना अधिगम की समस्या संबंधित है। किससे हैं? अवधान केंद्रण की है, स्मृति की है, प्रत्यक्षीकरण की है, या फिर इनमें से सभी की हैं। राइट आंसर आपका होगा प्रत्यक्षीकरण की। याद रखिएगा, फ एवं व, म एवं न अक्षरों की ध्वनियों में अंतर न कर पाना ये अधिगम की प्रत्यक्षीकरण की समस्या से संबंधित है। तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अंतिम प्रश्न जो 2012 में पेपर हुआ था बाल विकास का, उसका 2012 में जो हुआ था उसका अंतिम प्रश्न है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का बालकों का अधिकार 2009 के अनुसार किसी भी अध्यापक को निम्न में से किस कार्य के लिए नहीं लगाया जा सकता? 10 वर्ष पश्चात होने वाली जनगणना में, आपदा राहत कार्य में, चुनाव संबंधी कार्य में, या फिर पल्स पोलियो कार्यक्रम में। राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा पल्स पोलियो कार्यक्रम में। याद रखिएगा, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का बालक का अधिकार 2009 के अंतर्गत किसी भी अध्यापक को निम्न में से पल्स पोलियो कार्यक्रम के लिए नहीं लगाया जा सकता। तो यहाँ पर डी वाला विकल्प आपका सही होगा। तो यहीं पर 2012 में जो बाल विकास के प्रश्न पूछे गए थे वो यहीं पर समाप्त होते हैं। अब हम बात करेंगे 2015 की। देखिए यहाँ पर 13 और 14 में रेट का एग्ज़ाम नहीं हुआ था, 2015 में हुआ था। यहाँ पर आपको बाल विकास के 30 प्रश्न मिलेंगे, 1 से 30 प्रश्न होंगे और प्रश्न संख्या 30 से 10 तक में ये 30 प्रश्न होंगे। तो यहाँ पर देखिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर 30 प्रश्न आपको बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के मिलेंगे। उसमें पहला प्रश्न है, यहाँ मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेद का परिणाम होता है। क्या होता है? तनाव होता है, पिछड़ापन होता है, डिसलेक्सिया होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या होता है? मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेद का परिणाम। तो यहाँ पर आपका पहले का सही आंसर होगा डिसलेक्सिया। याद रखिएगा, मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेद का जो परिणाम होता है वो डिसलेक्सिया होता है। दूसरा प्रश्न, जिन बालकों की बुद्धि लब्धि रिक्त स्थान है साधारणतः उन्हें मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रखते हैं। वो कितने से कितने तक की बुद्धि लब्धि होती है जिनको मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रखते हैं? इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है। 70 से कम, 70 से ऊपर, 80 से 100 के बीच में, या फिर इनमें से कोई नहीं। आपका यहाँ पर दूसरे का सही आंसर होगा, जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है साधारणतः उन्हें मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रखते हैं। याद रखिएगा, जिसकी बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है उन्हें क्या होता है? उनको मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रखते हैं। तीसरा प्रश्न, बच्चों में अमूर्तमान प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता होती है। पिछड़े हुए, प्रतिभाशाली, मानसिक रूप से पिछड़े, या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर आपका यहाँ पर होगा प्रतिभाशाली। याद रखिएगा, प्रतिभाशाली बच्चों में अमूर्तमान प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता होती है। तो यहाँ पर जो बी वाला विकल्प होगा वो आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका चौथा, तनाव को कम करने के अप्रत्यक्ष ढंग कहलाते हैं। यहाँ पर देखिए अप्रत्यक्ष ढंग के बारे में पूछा गया है। समस्या समाधान विधि, रक्षात्मक यांत्रिकता, व्यक्तिगत विधि, या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर रक्षात्मक यांत्रिकता। याद रखिएगा, जो रक्षात्मक यांत्रिकता है ये तनाव को कम करने के अप्रत्यक्ष ढंग कहलाते हैं। तो यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। पांचवा प्रश्न है आपका, इनमें से कौन सी सामाजिक रूप से वंचित की
समस्या नहीं है। प्रश्न को दोहरा लेते हैं कि निम्न में से कौन सी सामाजिक रूप से वंचित की समस्या नहीं है? सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव, सृजनशीलता को घोषित होने के अवसर नहीं मिलना, रहने के लिए स्वस्थ परिवेश या फिर विद्यालय में पक्षतापूर्ण वातावरण का सामना करना। राइट आंसर आपका पांचवे का होगा कि रहने के लिए स्वस्थ परिवेश। रहने के लिए स्वस्थ परिवेश यह सामाजिक रूप से वंचित की समस्या नहीं है। तो तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। छठा प्रश्न, शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी है, क्या है? आश्रित चर है, स्वतंत्र चर है, मध्यस्थ चर है या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर आपका होगा आश्रित चर। याद रखिएगा, शिक्षण प्रक्रिया में जो विद्यार्थी होगा वो क्या होगा? आश्रित चर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं? यहाँ पर देखिए मूल्यांकन का प्रकार कौन सा नहीं है? मानक है, निर्माणात्मक है, योगात्मक है या फिर CCE है। राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर मानक। याद रखिएगा, जो मानक है ये मूल्यांकन का प्रकार नहीं है। तो पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। आठवां प्रश्न, NCF 2005 बल देता है, इंपोर्टेंट है। यहाँ प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। करके सीखने पर, रटने पर, समस्या हल करने पर या फिर उपरोक्त सभी पर। तो याद रखिएगा, जो NCF 2005 बल देता है वो करके सीखने पर बल देता है। किस पर बल देता है? हमेशा NCF करके सीखने पर बल देता है। नवा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं? यहाँ पर देखिए त्रिकोण का भाग कौन सा नहीं है मूल्यांकन के? शैक्षिक उद्देश्य मूल्यांकन, शिक्षण अनुभव या फिर अधिगम अनुभव। राइट आंसर आपका होगा शिक्षण अनुभव। यहाँ पर देखिए त्रिकोण में शैक्षिक उद्देश्य मूल्यांकन और अधिगम अनुभव आता है, शिक्षण अनुभव नहीं। तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। 10वां प्रश्न है, क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पर जो ज़्यादातर 2015 में आप प्रश्न देख रहे हैं वो नेगेटिव प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इस प्रकार के प्रश्नों पर भी आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर पॉजिटिव प्रश्न पूछ रहे हैं या फिर नेगेटिव, तभी आपको आंसर देना है। तो 10वां प्रश्न है, क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? उपभोक्ता ही अनुसंधान करता है, समस्याओं का हल शीघ्रता से प्राप्त हो जाता है, समस्याओं का हल अभ्यास में ले आया जाता है और उसका मूल्यांकन नहीं किया जाता है या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर आपका होगा समस्याओं का हल अभाव में ले आया जाता है और उसका मूल्यांकन नहीं किया जाता। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। यह कथन सही नहीं है क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व के बारे में। चलिए, RT एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षक हेतु प्रति सप्ताह कार्य घंटे हैं। यहाँ पर NCF 2005 और RT एक्ट 2009 दोनों के अलग अलग वीडियो मैंने बना रखे हैं, जिसमें आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आपने यदि दोनों वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, ये सभी प्रश्न आपको वहाँ पर भी मिल जाएंगे और भी जो इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं वो भी आपको उस वीडियो के माध्यम से मिल जाएंगे, तो उनको भी देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए RT एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षक हेतु प्रति सप्ताह कार्य घंटे पूछा गया है 40 से, 42 से, 45 से या फिर 48 से। तो याद रखिएगा हमेशा कितने होंगे? 45 घंटे होंगे। RT एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षक हेतु जो प्रति सप्ताह कार्य घंटे होंगे वो 45 घंटे होंगे। 12वां प्रश्न है, तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है रिक्त स्थान की आयु पर। कितनी आयु पर होता है? 7 वर्ष, 11 वर्ष, 9 वर्ष या फिर 6 वर्ष। राइट आंसर आपका होगा 11 वर्ष। याद रखिएगा, तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का जो विकास होता है ये 11 वर्ष की आयु पर होता है। शारीरिक विकास का क्षेत्र है, स्नायुमंडल है, मांसपेशियों की वृद्धि है, इंडोक्राइन ग्लैंड से है या फिर उपरोक्त सभी है। यहाँ पर शारीरिक विकास का क्षेत्र आपको बताना है। राइट आंसर होगा स्नायुमंडल भी है, मांसपेशियों की वृद्धि भी है, साथ में एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी है। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वातावरण वहाँ बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, यह किसके द्वारा कहा गया? एक वीडियो प्रॉपरली हमने कथन या फिर कह सकते हैं परिभाषाओं के ऊपर एक वीडियो बनाया है, जिसमें सारी परिभाषाएं, सारे कथन आपको मिलेंगे। वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिएगा। यहाँ पर कथन पूछा गया है, किसके द्वारा कहा गया है? उडवर्थ, रास, एना स्टसी या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर आपका 14 का होगा रास ने। याद रखिएगा, वातावरण वहाँ बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, यह कथन रास के द्वारा कहा गया। 15वां प्रश्न है आपका, अधिगम अंतरण का थॉर्नडाइक सिद्धांत कहा जाता है। समानता सिद्धांत, अनुरूप तत्वों का सिद्धांत, औपचारिक नियमों का सिद्धांत या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर आपका होगा अनुरूप तत्वों का सिद्धांत। अधिगम अंतरण का थॉर्नडाइक सिद्धांत अनुरूप तत्वों का सिद्धांत कहा जाता है। यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका
सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं? यहाँ पर देखिए वंशानुक्रम का नियम कौन सा नहीं है? समानता, भिन्नता, प्रत्यागमन या फिर अभिप्रेरणा। राइट आंसर आपका होगा अभिप्रेरणा। याद रखिएगा, समानता, भिन्नता और प्रत्यागमन ये तीनों ही वंशानुक्रम के नियम के अंतर्गत आते हैं, लेकिन अभिप्रेरणा नहीं है। राइट आंसर यहाँ पर फोर्थ वाला आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, वो कौन सी अवस्था है जो बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकती है या फिर हो चुकी है? वो कौन सी अवस्था है जिसमें बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकी है? 3 अथवा 4 वर्ष, 6 अथवा 7 वर्ष, 8 अथवा 9 वर्ष या फिर इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर आपका होगा 8 अथवा 9 वर्ष की अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकी होती है। यहाँ पर ऐसा लिखा है कि वो कौन सी अवस्था है जिसमें बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण रूप से विकसित हो चुकी होती हैं, तो वो है 8 से 9 वर्ष की उम्र। तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। वो कौन सी अवस्था है? शैशव अवस्था है, उत्तर बाल्यकाल है, किशोरावस्था है या फिर प्रौढ़ावस्था है? राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा उत्तर बाल्यावस्था। याद रखिएगा, उत्तर बाल्यावस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उदाहरण अर्जित प्रेरक का? यहाँ पर देखिए अर्जित प्रेरक का उदाहरण पूछा है, भूख, पुरस्कार, रुचि या फिर विश्राम। राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा, देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर लिखा है अर्जित प्रेरक। तो अर्जित प्रेरक के अंतर्गत आपका पुरस्कार भी होगा और रुचि भी होगा। ये दोनों ही अर्जित प्रेरक के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर देखिए बी और सी, आपने देखा होगा, ये 2017 का पेपर उठा के देख लीजिएगा, बी और सी दोनों ही विकल्प यहाँ पर सही माने थे। तो आपने यदि बी वाला विकल्प एग्जाम में यदि आपने दिया होगा, वैसे तो अब आप देंगे, यदि बाई चांस आपने दिया होगा उसमें आपका सिलेक्शन नहीं हुआ होगा, तो आपने देखा होगा कि बी यदि आपने राइट लगाया है तो बी वाला भी सही था और सी वाला भी सही था, क्योंकि दोनों ही अर्जित प्रेरक के उदाहरण है। तो यहाँ पर बी और सी दोनों ही राइट आंसर आपके होंगे। चलिए अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा वर्णित होती है ज्ञानात्मक जागृति द्वारा, भावात्मक जागृति द्वारा, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा भावात्मक जागृति द्वारा। याद रखिएगा, जो अभिप्रेरणा वर्णित होती है ये भावात्मक जागृति द्वारा होती है। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, चिंतन मानसिक क्रिया का रिक्त स्थान पहलू है, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक या फिर इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर आपका होगा ज्ञानात्मक। याद रखिएगा, चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। कौन सा पहलू है? ज्ञानात्मक। अगला प्रश्न है, संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है पारंपरिक अनुकूलन, मनोविज्ञान, वातावरण या फिर मनोदैहिक? राइट आंसर आपका होगा पारंपरिक अनुकूलन। संकेत अधिगम के अंतर्गत पारंपरिक अनुकूलन सीखा जाता है। व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं बुद्धि स्तर में, अभिवृत्ति में, गतिवाही योग्यता में या फिर उपरोक्त सभी में? राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा बुद्धि स्तर में, अभिवृत्ति में, गतिवाही योग्यता में। इन तीनों में ही व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं, तो उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है? पूर्वानुभव, भाषा, तर्क या फिर समस्या? चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है? तो उसके लिए क्या आवश्यक होगा? समस्या आवश्यक होगा। चिंतन प्रारंभ होने के लिए समस्या आवश्यक है। बुद्धि लब्धि संप्रत्यय विकसित किया है, किसके द्वारा किया गया है? बी ने, रीड, टर्मन या फिर केटेल? इसके बारे में काफ़ी बार आपको बता चुका हूँ, एक वीडियो भी प्रॉपरली इसके ऊपर बनाया गया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा टर्मन। बुद्धि लब्धि संप्रत्यय विकसित किसके द्वारा किया गया है? टर्मन के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, वह आभास के आधार पर व्यक्तिगत का वर्णन कहाँ जाता है? गहन दृष्टिकोण, सतही दृष्टिकोण, मानकी दृष्टिकोण या फिर प्रेक्षणात्मक दृष्टिकोण? राइट आंसर आपका 26 का होगा सतही दृष्टिकोण। आभास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन सतही दृष्टिकोण कहा जाता है। बी वाला विकल्प आपका सही होगा। निम्न में से कौन सा पिछड़ेपन का कारण नहीं? यहाँ पर देखिए पिछड़ेपन का कारण कौन सा नहीं है आपको बताना है। सामान्य बुद्धि का अभाव, शारीरिक दोष, विशिष्ट पिछड़ापन या फिर स्वस्थ वातावरण? राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा स्वस्थ वातावरण। स्वस्थ वातावरण पिछड़े का कारण नहीं होता है। यहाँ पर 4 विकल्प पढ़ते ही आपने सही आंसर सोच लिया होगा, तो डी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया है मन ने, शेल्डन ने,
हिपोक्रेटस ने या फिर केटल ने? राइट आंसर आपका 28 का होगा हिपोक्रेटस ने। इन्होंने व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। तो तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? अल्फ्रेड बीने, स्पीयरमैन, गिलफोर्ड या फिर थ्रस्टन द्वारा? राइट आंसर आपका 29 का होगा स्पीयरमैन। याद रखिएगा, सामान्य तथा विशिष्ट बालक या फिर इसे द्विकारक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। द्विकारक और त्रिकारक दोनों ही सिद्धांत किसके द्वारा दिए गए हैं? स्पीयरमैन के द्वारा दिए गए। या फिर सामान्य तथा विशिष्ट कारक बुद्धि सिद्धांत से भी पूछा जा सकता है, जैसे कि इस प्रकार पूछा गया है, इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये किसके द्वारा दिया गया है? स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया है। 2015 का लास्ट आपका क्वेश्चन है, प्रगतिशील परिवार में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है? संबंधन, जिज्ञासा, उपलब्धि या फिर आक्रामकता? राइट आंसर आपका होगा उपलब्धि। याद रखिएगा, प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में जो अपेक्षाकृत प्रेरक अधिक प्रबल होता है उपलब्धि होता है। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। 2015 का बाल विकास का जो पेपर था वही समाप्त होता है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे 2017 की। 2017 में जो प्रश्न पूछे गए थे बाल विकास में, जैसा कि हमने शुरू में आपको बताया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं बाल विकास 1 से 30 तक रहेगा और प्रश्न संख्या यहाँ पर 3 से 10 तक रहेगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर सभी सब्जेक्ट दिए हुए हैं। अभी बाल विकास की हम बात कर रहे हैं तो उसके बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न है 2017 का जो पेपर हुआ था, एक अधिगम विकलांगता जिसमें लिखावट में कठिनाई शामिल है क्या कहलाता है? डिसलेक्सिया। यहाँ पर देखिए, लिखावट में कठिनाई पूछी गई है। डिसलेक्सिया है, डिस्कैल्कुलिया है, डिस्ग्राफिया या फिर ध्यान अभाव अति सक्रियता विकार है? राइट आंसर आपका पहले का होगा डिस्ग्राफिया। याद रखिएगा, एक अधिगम विकलांगता जिसमें लिखावट की यहाँ पर कठिनाई होती है, वहाँ पर कौन सा विकार होता है? तो डिस्ग्राफिया होता है। इस पर भी एक प्रॉपरली वीडियो बनाई है, साथ में ट्रिक के साथ भी आपको बताया है। यदि आपने उसको नहीं देखा है देख लीजिएगा। आपने यदि वो ट्रिक देख ली तो आसानी से इनका उत्तर आप दे सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा योगात्मक मूल्यांकन से संबंधित है? यहाँ पर देखिए, निम्न में से कौन सा एक योगात्मक मूल्यांकन से संबंधित है? अध्यापक को छात्र की प्रगति के बारे में निरंतर और तत्काल प्रतिक्रिया प्रदान करना, शिक्षा सामग्री के आणविक विश्लेषण पर केंद्रित, शिक्षार्थी की उपलब्धि का लगातार व्यवस्थित आकलन या फिर सत्र के अंत में शिक्षार्थी के प्रदर्शन का अंतिम आकलन? यहाँ पर योगात्मक मूल्यांकन से संबंधित आपको कथन बताना है, कौन सा है? राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा सत्र के अंत में शिक्षार्थी के प्रदर्शन का अंतिम आकलन। डी वाला विकल्प आपका सही होगा। तीसरा प्रश्न, हावर्ड गार्डनर का कहना है कि कई प्रकार की बुद्धि या दिमाग के फ्रेम होते हैं, उनके द्वारा सुझाई गई बुद्धि की श्रेणी कौन सी है? विश्लेषणात्मक बुद्धि है, रचनात्मक बुद्धि है, प्रकृतिवादी कौशल है या फिर व्यावहारिक बुद्धि है? राइट आंसर तीसरे का होगा आपका प्रकृतिवादी कौशल। याद रखिएगा, हावर्ड गार्डनर का कहना है कि कई प्रकार की बुद्धि या दिमाग के फ्रेम होते हैं, उनके द्वारा सुझाई गई बुद्धि की जो श्रेणी होती है वो प्रकृतिवादी कौशल होती है। तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, हमारे देश में कई बच्चे एक से अधिक भाषा बोलते हैं, निम्न में से पता लगाए 2 भाषाओं को बोलने की क्षमता वाले बच्चों के लिए सही लाभ क्या है? अवधारणा गठन में सुविधा, विश्लेषणात्मक तर्क में सुविधा, संज्ञानात्मक लचीलेपन में सुविधा या फिर उपरोक्त सभी? तो यहाँ पर 2 भाषाओं को बोलने की क्षमता वाले बच्चों के लिए सही लाभ आपको बताना है। तो यहाँ पर पहला वाला लाभ भी है, बी वाला भी है और सी वाला भी, यानी कि उपरोक्त सभी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। एक अध्यापक कक्षा में कुछ गतिविधि कर रहा है, जैसे न केवल यहाँ पूछ कर कि क्या हुआ बल्कि यहाँ भी पूछा कि कैसे और क्यों। उन्हें एक प्रश्न के विभिन्न उत्तरों तथा परख की तुलना करने में मदद करना, जो वास्तव में सबसे अच्छा जवाब है। इस गतिविधियों से वहाँ बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है। समानता, आलोचनात्मक सोच, एकीकृत सोच या फिर अवधारणा मानचित्रण? राइट आंसर आपका 5वें का होगा आलोचनात्मक सोच। बी वाला विकल्प आपका सही होगा। इस गतिविधि से बढ़ावा देने की वो कोशिश कर रहा है, तो बी वाला विकल्प आपका सही होगा। छठा प्रश्न है, सकारात्मक और नकारात्मक उत्तेजनाएं या घटनाएं छात्र के व्यवहार को प्रेरित कर सकते हैं। कौन सा मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य इस तरह से प्रेरणा की व्याख्या करते हैं? मानवतावादी, व्यवहार, संज्ञानात्मक या फिर सामाजिक? राइट आंसर आपका छठे का होगा व्यवहार। याद रखेगा, इस तरह के प्रेरणा की व्याख्या व्यवहार करते, तो यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। समावेश शब्द का मतलब विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले बच्चों को रिक्त स्थान नियमित कक्षा कक्ष में शिक्षित करना, सर्वाधिक समय, पूरा समय,
कुछ समय या फिर किसी समय नहीं। राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा समावेश शब्द का मतलब विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले बच्चों को पूरा समय नियमित कक्षा कक्ष में शिक्षित करना। यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। एक भाषा शिक्षक कक्षा में कविता का विवरण समझाकर कक्षा में कविता पढ़ा रहा है और छात्रों को स्पष्टीकरण से निष्कर्ष निकालने या व्यापक विचार करने के लिए कह रहा है। यहाँ किसका एक उदाहरण है? यहाँ पर किसका एक उदाहरण है? आगमनात्मक तर्क का है, निगमनात्मक तर्क का है, अवधारणा मानचित्रण का है या फिर परिकल्पना परीक्षण का है? राइट आंसर यहाँ पर आपका होगा ये आगमनात्मक तर्क का एक उदाहरण है। तो पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, मनोविश्लेषण का मानना है कि एक प्राथमिक साधन जिनके द्वारा ईगो इड पर आक्षत रहता है यहाँ कहलाता है सुपर ईगो, आमूल सिद्धांत, द्वंद्व या फिर दबाव। तो ये क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा ये दबाव कहलाता है। क्या कहलाता है? दबाव कहलाता है। अगला प्रश्न है, अंतर्मुक्ता बहिर्मुक्ता व्यक्तित्व का लक्षण निम्न के द्वारा प्रस्तावित है। हेक आइसेक के, आरबी केटल के, गार्डन आरपोर्ट के या फिर कार्ल रॉजर्स के? तो यहाँ पर देखिए अंतर्मुक्ता और बहिर्मुक्ता व्यक्तित्व का लक्षण निम्न के द्वारा प्रस्तावित है। किसके द्वारा प्रस्तावित है पूछा गया है? तो याद रखिएगा यह हैंस आइसेक के द्वारा प्रस्तावित है। तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सर्वोत्तम उदाहरण है कि प्रेरणा क्या है? यहाँ पर देखिए प्रेरणा का सर्वोत्तम उदाहरण आपको बताना है क्या है कि निम्न में से कौन सा सर्वोत्तम उदाहरण अभी प्रेरणा का है। छात्र गामी स्कूल वर्ष के बारे में भावुक है और अच्छा करना चाहता है। छात्र ब सक्रिय है, अपने गणित वर्ग में अच्छा करने के लिए उच्च लक्ष्य निर्धारित करता है, काफ़ी प्रयास के साथ बना रहता है और कक्षा में उच्चतम अंक प्राप्त करता है। छात्र सा वह क्या पूरा करना चाहता है पर अपना ध्यान निर्देशित करने में अच्छा है। छात्र द कड़ी मेहनत करती है, उसके शैक्षिक कार्य के बारे में सकारात्मक भावनाओं का अनुभव करती है। यहाँ पर देखिए प्रेरणा का आपको सर्वोत्तम उदाहरण बताना है। राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा छात्र ब सक्रिय है, अपने गणित वर्ग में अच्छा करने के लिए उच्च लक्ष्य निर्धारित करता है, काफ़ी प्रयास के साथ बना रहता है और कक्षा में उच्चतम अंक प्राप्त करता है। ये प्रेरणा का एक सर्वोत्तम उदाहरण है। तो बी वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, यदि वह प्रेरणा एक अंत की युक्ति है तो आंतरिक प्रेरणा है क्या है? एक शुरुआत है। देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि जो वह प्रेरणा है ये एक अंत की युक्ति है तो आंतरिक प्रेरणा क्या है? एक शुरुआत है, अपने आप में एक अंत है, एक शुरुआत तथा अंत है या फिर उपरोक्त कोई भी नहीं। राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा, यहाँ पर आंतरिक प्रेरणा के बारे में पूछा गया है तो राइट आंसर होगा ये अपने आप में एक अंत है। तो बी वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है आपका एक व्यवस्थित विज्ञान जो स्वयं और वातावरण के साथ समायोजन को प्राप्त करने के लिए नियम, कानून और सिद्धांत प्रदान करता है कहलाता है। क्या कहलाता है? अभिप्रेरणा, दिमागी आरोग्यता, अधिगम या फिर द्वंद्व। राइट आंसर आपका होगा दिमागी आरोग्यता। याद रखेगा एक व्यवस्थित विज्ञान जो स्वयं और वातावरण के साथ समायोजन को प्राप्त करने के लिए नियम, कानून और सिद्धांत प्रदान करता है, वहाँ दिमागी आरोग्यता कहलाता है। तो बी वाला विकल्प यहाँ पर आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, एक समायोजन तंत्र में अतीत, वर्तमान और प्रस्ताविक व्यवहार के अनुमोदित कारणों में तार्किक और सामाजिक रूप से सोचना शामिल है कहलाता है प्रतिकरण, परिमेयकरण, प्रतिगमन या फिर दमन। राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा परिमेयकरण। याद रखिएगा एक समायोजन तंत्र में अतीत, वर्तमान और प्रस्तावित व्यवहार के अनुमोदित कारणों में तार्किक और सामाजिक रूप से सोचना शामिल है, ये परिमेयकरण कहलाता है। बी वाला विकल्प आपका सही होगा। स्कूल की संगठनात्मक स्थापना छात्रों के अधिगम को प्रभावित करती है। यहाँ पहलू उस श्रेणी से संबंधित है क्रियात्मक कारक, मनोवैज्ञानिक कारक, सामाजिक कारक या फिर अन्य कारक। राइट आंसर आपका होगा सामाजिक कारक। यहाँ पहलू सामाजिक कारक श्रेणी से संबंधित है। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न स्थितियों में से कौन समायोजन को बढ़ावा देती है? तीव्र उत्सुकता, अपराध का जुनूनी विचार, बीमारी का डर या फिर न्यूरोटिक भय और चिंता से मुक्त। राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा न्यूरोटिक भय और चिंता से मुक्त। ये स्थितियों में से जो ये स्थिति है न्यूरोटिक भय और चिंता से मुक्त, ये समायोजन को बढ़ावा देती है। तो डी वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही होगा।
अगला प्रश्न है, एक शिक्षक के रूप में आपने अपने छात्र से हमारे जीवन पर प्रदूषण के प्रभाव को समझाते हुए एक निबंध लिखने के लिए कहा। एक कार्यभार से ब्लूम के वर्गीकरण में के कौन से संज्ञानात्मक स्तर की व्याख्या की गई है? विश्लेषण, सप्रयोग, समझ या फिर ज्ञान? राइट आंसर आपका होगा संप्रयोग। याद रखिएगा, इस कार्यभार से ब्लूम के वर्गीकरण ने सम प्रयोग संज्ञानात्मक स्तर की व्याख्या की गई है। तो यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। शिक्षक के तौर पर आपने एक उपयुक्त परीक्षण और जांच सूची का उपयोग करके छात्र की बुद्धि, व्यक्तित्व तथा कक्षा व्यवहार के बारे में जानकारी एकत्र की है। यह प्रक्रिया कहलाती है आकलन, मापन, मूल्यांकन या फिर उपरोक्त सभी। राइट आंसर यहाँ पर आपका होगा आकलन। यह प्रक्रिया आकलन कहलाती है। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, कौन सा प्रक्षण ब्लूम के वर्गीकरण में नामित नहीं है? संज्ञानात्मक, क्रियात्मक, भावात्मक या फिर मनोप्रेरणा? प्रश्न को दोहरा लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा प्रक्षेत्र ब्लूम के वर्गीकरण में नामित नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, संज्ञानात्मक, क्रियात्मक, भावात्मक और मनोप्रेरणा, ये सभी ब्लूम के वर्गीकरण में नामित है, ना कि नहीं है। तो इसका एक बोनस अंक आपको प्राप्त हुआ होगा यदि आपने एग्जाम दी होगी, तो आपको 1 नंबर इसका मिला होगा, क्योंकि चारों के चारों ही सही है। यहाँ पर नेगेटिव प्रश्न पूछा गया था, नेगेटिव एक भी नहीं है, तो यहाँ पर आपको एक बोनस अंक प्राप्त हुआ होगा। तो यहाँ पर सभी सही है, ना कि ब्लूम के वर्गीकरण में कोई ऐसा नहीं है जो नामित नहीं है। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 ढांचे में मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है? यहाँ पर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 ढांचे में मार्गदर्शक सिद्धांत कौन सा नहीं है? स्कूल से बाहर जीवन को ज्ञान से जोड़ना, परीक्षा को अधिक लचीला और कक्षा जीवन में एकीकृत करना, अधिगम को रटना, विधि को सुविधाजनक बनाना चाहिए या फिर पाठ्य पुस्तक केंद्रित रहने की बजाय बच्चों के समग्र विकास के लिए समृद्ध पाठ्यक्रम प्रदान करना? यहाँ पर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 ढांचे में मार्गदर्शक सिद्धांत कौन सा नहीं है, यह आपको बताना है। तो अधिगम को रटना, विधि को सुविधाजनक बनाना चाहिए, ये राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 ढांचे में मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है। अगला प्रश्न है आपका, शुरू में एक बच्चा अपनी पूरी हथेली का उपयोग करके वस्तु को पकड़ता है। धीरे धीरे वृद्धि और विकास के रूप में बच्चा उंगलियों और अंगूठों का उपयोग वस्तु को उठाने के लिए करता है। इस प्रकार की प्रगति है सिफेलोकोडाल प्रगति है, प्रॉक्सी मोडिस्टल प्रगति है, व्यापक से विशिष्ट कार्यवाही प्रगति या फिर अनियमित प्रगति है? यहाँ पर इस प्रकार की प्रगति कौन सी है? राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा, देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो 2 आंसर यहाँ पर आपके निकल के आएंगे, बी और सी, यानी कि प्रॉक्सोमोडिस्टल प्रगति और व्यापक से विशिष्ट कार्यवाही प्रगति, ये दोनों ही यहाँ पर आपके सही आंसर होंगे। तो यहाँ पर जो बी और सी, यहाँ पर बी और सी दोनों ही सही माने थे, यानी आपने बी पर क्लिक किया होगा तो भी आपका सही आंसर होगा, और सी पर आपने यदि क्लिक किया होगा तो सी पर भी, यानी कि सी वाला विकल्प भी आपका सही होगा। तो यहाँ पर बी और सी दोनों ही सही है, ये दोनों ही प्रगति है। शुरू में एक बच्चा अपनी पूरी हथेली का उपयोग करके वस्तु को पकड़ता है। धीरे धीरे वृद्धि और विकास के रूप में बच्चा उंगलियों और अंगूठों का उपयोग वस्तु को उठाने के लिए करता है। इस प्रकार की जो प्रगति वो बी वाली भी है और सी वाली भी है, तो दोनों ही विकल्प यहाँ पर आपके सही होंगे। अगला प्रश्न है, बच्चे के विकास को अक्सर शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावात्मक और सामाजिक जैसे 3 व्यापक क्षेत्र में विभाजित किया जाता है। विकास प्रक्रिया इन क्षेत्रों में कहाँ तक संबंधित है? अन्य को प्रभावित किए बिना स्वतंत्र रूप से विकसित, एक एकीकृत और समग्र प्रकार में विकसित, आंशिक रूप से विकसित या फिर बेहतरीन बेतरतीब ढंग से विकसित? राइट आंसर आपका 22 का होगा, एक एकीकृत और समग्र प्रकार से विकसित। यहाँ पर बी वाला आपका जो विकल्प होगा वो सही होगा। चलिए, अगला प्रश्न है, एक बच्चा जो कि एक विशेषता जैसे मौखिक क्षमता में उच्च या निम्न है, बात की उम्र में भी रहेगी, यहाँ बयान के महत्व पर जोर देता है। प्रारंभिक अनुभव, वातावरण, अनुवांशिकता या फिर अनुवांशिकता तथा वातावरण दोनों? राइट आंसर आपका 23 का होगा, अनुवांशिकता। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अधिगम में उपयोग और अनुपयोग के नियम को भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? प्रभाव का नियम, श्रम का नियम, प्रबलन का नियम या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर देखिए, सही आंसर मैं आपको बता दूं, इसका सही आंसर होगा अभ्यास का नियम। क्या होगा? अभ्यास का नियम, अभ्यास का नियम।
अब आप चारों विकल्प में देखेंगे तो अभ्यास का नियम कहीं पर भी नहीं है। या तो आप इसका डी आंसर मान सकते हैं, इनमें से कोई नहीं, या फिर इसका एक बोनस अंक भी आपको प्राप्त हो सकता है। वैसे यहाँ पर इनमें से कोई नहीं है, तो यहाँ पर इनमें से कोई नहीं, डी वाला विकल्प आपका सही होगा, क्योंकि अभ्यास का नियम इसका सही होगा। अधिगम में उपयोग और अनुपयोग के नियम को अभ्यास का नियम कहा जाता है, ना कि प्रभाव का नियम, श्रम का नियम और ना ही प्रबलन का नियम। तो यहाँ पर आप डी वाला विकल्प सही मान सकते हैं। वैसे आयोग ने इसके 1 नंबर दिया था आपको, यानी कि बोनस अंक आपको यहाँ पर प्राप्त हुआ था, और इसका आंसर भी मैं आपको बता चुका हूँ क्या होगा। इसका सही आंसर अभ्यास का नियम होगा। चलिए अगला प्रश्न है, पावलाव के प्रयोग में कुत्ता न केवल मांस प्रदाता के मांस सीधे मुंह में रखने के से लार टपकाता है, किंतु इससे पहले भी, अर्थात जब सीढ़ियों से नीचे आने वाले प्रशिक्षक के कदमों की आवाज़ सुनता है। इस समवृत्ति को कहा जाता है विलोपन, बिना शर्त प्रोत्साहन, अनुकूलित उत्तेजना या फिर तत्परता। 25 का आपका यहाँ पर सही आंसर होगा अनुकूलित उत्तेजना। याद रखिएगा, इस संवृत्ति को क्या कहा जाता है? अनुकूलित उत्तेजना कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अनुभूति बच्चे और वातावरण के बीच अंतः क्रिया की निरंतर प्रक्रिया के माध्यम से विकसित होती है। यह सिद्धांत में प्रतिबिंबित होता है। थॉर्नडाइक अधिगम सिद्धांत में प्रतिबिंबित होता है। पियाजे संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, टोलमैन संकेत सिद्धांत या फिर कोहलर अधिगम सिद्धांत। यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि किसने कौन सा सिद्धांत दिया है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा पियाजे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। बी वाला आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। यहाँ जो पियाजे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है ये प्रतिबिंबित करता है, तो यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। पियाजे के सिद्धांत में एक प्रक्रिया जो पुराने और नए धारणाएं और अनुभव के बीच संतुलन क्रिया है जाना जाता है। समावेश, समायोजन, संतुलन या फिर ज्ञान विघ्न। राइट आंसर आपका यहाँ पर 27 का होगा संतुलन। याद रखिएगा, पियाजे के सिद्धांत में एक प्रक्रिया जो पुराने और नए धारणाएं और अनुभव के बीच संतुलन क्रिया है, यह संतुलन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सी बौद्धिक परीक्षण के लिए उपयोग करने की सावधानी नहीं है? आईक्यू स्कोर के आधार पर अनुचित रूढ़िवादी और छात्रों के बारे में नकारात्मक उम्मीदों से बचना, बुद्धि का व्यक्तिगत आकलन परीक्षण और छात्र के बीच एक संरचित बातचीत है, क्षमता की मुख्य या एकमात्र विशेषताओं के रूप में आईक्यू परीक्षणों का उपयोग न करना, एक समग्र आईक्यू स्कोर की सार्थकता की व्याख्या में सावधान रहना। राइट आंसर आपका यहाँ पर 28 का होगा, बुद्धि का व्यक्तित्व आकलन परीक्षण और छात्र के बीच एक संरचित बातचीत है। यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, एरिक्सन के अनुसार बच्चों का मनोसामाजिक विकास 8 चरणों में होता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यदि पूछा जाता है कि मनोसामाजिक विकास किसके द्वारा दिया गया है, एरिक्सन के द्वारा दिया गया है। कितने चरण इन्होंने बताए हैं? 8 चरण बताए हैं, तो ये भी आपको जानकारी होना चाहिए। एक कक्षा 3 का छात्र 9 साल के आसपास विकास के किस चरण से मेल खाता है? जो 8 चरण है उसके में से एक चरण है जो कि 9 साल का जो बच्चा होता है, जो कक्षा 3 का छात्र है, वो किस चरण से मेल खाता है, इसके बारे में चरण आपको बताना है। शर्मिंदगी बनाम संदेह से संदेह के मुकाबले की स्वायत्तता, परिश्रम बनाम हीनता, नेतृत्व बनाम अपराध या फिर अंतर्गता बनाम अलगाव। राइट आंसर आपका 29 का होगा, परिश्रम बनाम हीनता। यहाँ पर जो बच्चा है वो परिश्रम बनाम हीनता चरण से मेल खाता है। यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। यहाँ पर 2017 में जो अंतिम प्रश्न पूछा गया था बाल विकास में, निम्न में से कौन सा कथन आदर्श संदर्भित परीक्षण के लिए सत्य नहीं है? यहाँ पर देखिए नेगेटिव प्रश्न पूछा गया है। यह एक मानकीकृत परीक्षण है, छात्र के स्कोर की तुलना इसके साथ तुलना करके की जाती है कि अन्य ने कैसा प्रदर्शन किया है। कहा जाता है कि परीक्षण राष्ट्रीय मापदंडों पर आधारित है या फिर छात्र के प्रदर्शन के स्थापित मापदंडों से तुलना की जाती है। राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर छात्र के प्रदर्शन की स्थापित मापदंडों की तुलना की जाती है। यहाँ कथन आदर्श संदर्भित परीक्षण के लिए सत्य नहीं है। तो 2017 का जो पेपर हुआ था बाल विकास का, जिसमें बाल विकास के प्रश्न पूछे गए थे, वो यहीं पर समाप्त होते हैं। अब जो यहाँ पर आपका प्रश्न पत्र आ रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये 26 दिसंबर 2021 यानी कि 18, 19, 20 3 साल पेपर नहीं हुआ था। 2021 में 26 सितंबर को हुआ था, और 26 सितंबर में जो प्रश्न पूछे गए थे बाल विकास में वो आपके सामने हैं। तो आप यहाँ पर जो 2021 में प्रश्न पूछा गया था उसका यहाँ पर पहला प्रश्न है, मानव विकास आजीवन चलता रहता है, यद्यपि 2 व्यक्ति बराबर नहीं होते हैं, किंतु सभी सामान्य बालकों में
विकास का क्रम एक सा रहता है, यह कथन विकास के किस सिद्धांत की ओर संकेत करता है? सतत विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, समान प्रतिरूप का सिद्धांत या फिर सामान्य से विशिष्ट अनुक्रियाओं का सिद्धांत। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा समान प्रतिरूप का सिद्धांत। तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। यह कथन विकास के समान प्रतिरूप का सिद्धांत की ओर संकेत करता है। दूसरा प्रश्न है, जिन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था कौन सी? यहाँ पर देखिए संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था आपको बतानी है। जिन पियाजे के द्वारा कितनी अवस्थाएं बताई गई है? 4 अवस्थाएं बताई गई है। कितनी? 4 अवस्थाएं बताई गई है, जिसमें अंतिम अवस्था कौन सी पूछी गई है? संवेदी पेशी अवस्था है, अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था है, उत्तर सक्रियात्मक अवस्था या फिर मूर्त सक्रियात्मक अवस्था है। जिन पियाजे के अंतिम अवस्था आपको संज्ञानात्मक विकास की बतानी है। राइट आंसर आपका होगा अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था। जो अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था है ये अंतिम अवस्था होती है जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की। आनुवंशिकी के जनक है, यहाँ पर देखिए आनुवंशिकी के जनक आपसे पूछा गया है। मेंडल है, मार्गन है, वॉटसन है या फिर डार्विन है। काफ़ी सरल प्रश्न है, आप सभी को पता होगा कि जो आनुवंशिकी के जनक है वो कौन होंगे? ग्रेगर मेंडल होंगे। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? ये भी सरल है, इसके बारे में भी आपको पता होगा। मास्लो, सिगमंड फ्रायड, रोजर्स या फिर जिन पियाजे। यहाँ पर शायद मैंने 2011 के पेपर में आपको इसके बारे में बताया था। तो ये जो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत हैं ये सिगमंड फ्रायड के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा? सिगमंड फ्रायड के द्वारा दिया गया है। ईड ईगो सुपर ईगो के बारे में आपने सुना होगा। जिसने मन की तुलना बल्फस की है उसके बारे में आपने सुना होगा। ये किसके द्वारा की गई है? ये सभी सिगमंड फ्रायड के द्वारा की गई। चेतन मन, अचेतन मन, अर्धचेतन मन, ये 3 जो व्यक्तित्व के चेतना है ये किसके द्वारा बताए गए हैं? तो ये भी सिगमंड फ्रायड के द्वारा ही बताए गए हैं। इसके बारे में थोड़ी देर पहले यानी कि 2011 के पेपर में आपको बताया था। एक 10 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 12 है तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी कितनी होगी? आपको निकालना आता होगा। 100, 90, 120 या फिर 110। तो आप निकालेंगे तो कितना होगा? 120 होगा। 10 वर्षीय बालक की जो आयु है 12 है तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? 120 होगी। चलिए अगला प्रश्न है, अल्बर्ट बंडूरा द्वारा प्रस्तावित अधिगम का सिद्धांत क्या है? शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत है, संज्ञानात्मक सिद्धांत है, अंतर्दृष्टि अधिगम है या फिर सामाजिक अधिगम सिद्धांत है? तो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा सामाजिक अधिगम सिद्धांत। याद रखिएगा, अल्बर्ट बंडूरा द्वारा जो प्रस्तावित अधिगम का सिद्धांत है ये कौन सा होगा? सामाजिक अधिगम सिद्धांत होगा। या फिर डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो ये अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा दिया गया है। रेमंड केटेल द्वारा कितने व्यक्तित्व कारक प्रस्तावित किए गए हैं? 5, 14, 16 या फिर 8? तो हमेशा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार ये प्रश्न पूछा गया है। तो रेमंड केटेल द्वारा जो व्यक्तित्व कारक प्रस्तावित किए गए हैं वो कितने किए गए हैं? 16 किए गए हैं। तो 16 आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्न में से कौन सा मास्लो की आवश्यकताओं के पदानुक्रम में सम्मिलित नहीं है? दैहिक आवश्यकताएं, व्यक्तिवाद एवं समूहवाद, स्नेह एवं संबद्धता या फिर आत्मसिद्धि? राइट आंसर आपका 8वें का होगा, व्यक्तिवाद एवं समूहवाद। ये मास्लो के आवश्यकताओं के पदानुक्रम में सम्मिलित नहीं है। बी वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही होगा। एक व्यक्ति में एक समय पर 2 विपरीत इच्छाओं का होना कहलाता है द्वंद्व, कुंठा, चिंता या फिर दबाव। यहाँ पर देखिए, एक व्यक्ति में एक समय पर 2 विपरीत इच्छाओं का होना क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा ये द्वंद्व कहलाता है। यहाँ पर 2 से याद रखिएगा द्वंद्व। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान स्टीफन कोरे से संबंधित है? आधारभूत अनुसंधान, व्यवहारात्मक अनुसंधान, वैज्ञानिक अनुसंधान या फिर क्रियात्मक अनुसंधान? राइट आंसर आपका 10वें का होगा, क्रियात्मक अनुसंधान। याद रखिएगा, जो स्टीफन कोरे से संबंधित होगा वो क्रियात्मक अनुसंधान होगा। व्यक्तिगत भिन्नता को निर्धारित करने में निम्न में से कौन सा जैविक कारक नहीं है? यहाँ पर देखिए कौन सा जैविक कारक नहीं है व्यक्तिगत भिन्नता को निर्धारित करने में? आनुवांशिकता, जन्मजात स्वभाव, अभिभावक बालक संबंध या फिर शारीरिक स्वास्थ्य? राइट आंसर आपका 11वें का होगा यहाँ पर, अभिभावक बालक संबंध। अभिभावक बालक संबंध ये जैविक कारक नहीं है व्यक्तिगत भिन्नताओं को निर्धारित करने में। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, डाउन संलक्षण का कारण। यहाँ पर देखिए, डाउन संलक्षण का कारण आपको बताना है क्या होगा? त्रिगुण सूत्रता 20 होगा, त्रिगुण सूत्रता 21 होगा,
XXY गुणसूत्र होगा या फिर त्रिगुण सूत्रता 22 होगा। क्या होगा डाउन संलक्षण का कारण? तो याद रखिएगा ये त्रिगुण सूत्रता 21 होगा। यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है विश्वसनीयता की अवधारणा से आशय है। यहाँ पर देखिए विश्वसनीयता की अवधारणा से आशय आपको बताना है। निर्देशों की वस्तु निष्ठता है, मापन का उद्देश्य है, प्राप्तांकों की बारंबारता है या फिर गणना की समरूपता है। राइट आंसर आपका होगा प्राप्तांकों की बारंबारता। विश्वसनीयता की अवधारणा से प्राप्तांकों की बारंबारता से है, तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपी परीक्षण का उदाहरण नहीं है? यहाँ पर देखें नेगेटिव प्रश्न पूछा गया है। प्रक्षेपी परीक्षण का उदाहरण कौन सा नहीं है? TAT है, ACT है, ड्रॉ एंड मेन है या फिर AMPI है। तो यहाँ पर प्रक्षेपी परीक्षण का उदाहरण कौन सा नहीं है पूछा गया है। राइट आंसर आपका होगा MMP ये प्रक्षेपी परीक्षण का उदाहरण नहीं है। बहुबुद्धि सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है, प्रतिपादित किया गया है? गार्डनर, पियाजे, वेस्लर या फिर एरिक्सन। बहुबुद्धि का सिद्धांत इंपॉर्टेंट है। बुद्धि के जो सिद्धांत है उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। आपने देखा होगा 11 में भी पूछा गया और भी जो एग्जाम में हुई उसमें बुद्धि से संबंधित प्रश्न पूछे गए, उनके सिद्धांत से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। तो इस पर एक प्रॉपरली वीडियो बनाया है और ट्रिक भी मैंने बताई है, उसको देख लीजिएगा। आप बुद्धि के जितने भी सिद्धांत हैं वो आप कभी नहीं भूलेंगे यदि आपने उस ट्रिक को देख लिया तो। यहाँ पर बहुबुद्धि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो ये हावर्ड गार्डनर के द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न है उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार के बालकों के लिए उपयुक्त होता है? तेजी से सीखने वाले, धीमे सीखने वाले, प्रतिभाशाली बालक या फिर रचनात्मकता से सीखने वाले। राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर धीमे सीखने वाले। उपचारात्मक शिक्षण ये धीमे सीखने वाले बालकों के लिए उपयुक्त होता है या फिर प्रयोग करते हैं। शिक्षण की खेलकूद विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? जो शिक्षण की खेलकूद विधि है ये किस सिद्धांत पर आधारित है? शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर, वृद्धि और विकास का सिद्धांत, शिक्षण का समाज शास्त्रीय सिद्धांत या फिर शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम। राइट आंसर आपका यहाँ पर 17 का होगा वृद्धि और विकास का सिद्धांत। याद रखिएगा हमेशा शिक्षण की खेलकूद विधि जो सिद्धांत हैं ये वृद्धि और विकास के सिद्धांत पर आधारित होता है। NCF 2005 की राष्ट्रीय स्टीयरिंग समिति के अध्यक्ष कौन थे? इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको पता होगा। कोठारी है, मेहरोत्री है, यशपाल है या फिर राममूर्ति है। NCF 2005 की राष्ट्रीय स्टीयरिंग समिति के अध्यक्ष के बारे में पूछा गया है। राइट आंसर आपका होगा प्रोफेसर यशपाल। याद रखिएगा जो NCF 2005 की राष्ट्रीय स्टीयरिंग समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? प्रोफेसर यशपाल होंगे या फिर प्रोफेसर यशपाल थे। RT अधिनियम 2009 किस आयु समूह के बालकों के लिए होती है? 5, 12, 12, 18, 7 से 15 या फिर 6 से 14। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा कि RT अधिनियम 2009 है जो 6 से 14 वर्ष के समूह के बालकों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करती है। तो यहाँ पर आपका डी वाला विकल्प आपका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा दैहिक अभिप्रेरक नहीं है? यहाँ पर देखिए दैहिक अभिप्रेरक कौन सा नहीं है पूछा गया है। उपलब्धि, भूख, प्यास, नींद। तो यहाँ पर आपका 20 का आंसर होगा उपलब्धि। याद रखिएगा हमेशा जो उपलब्धि है ये दैहिक अभिप्रेरक के अंतर्गत नहीं आता है। NCF 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य, यहाँ पर देखिए NCF 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य आपको बताना है। शिक्षकों का प्रशिक्षण, कक्षा अधिगम, बालक के चिंतन का गणितीकरण या फिर गणित की विषय वस्तु। राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा बालक के चिंतन का गणितीकरण। ये NCF 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होता है। पारितोषिक तथा दंड के माध्यम से सीखना अधिगम के किस सिद्धांत से संबंधित है? सामाजिक सीखना, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, शास्त्रीय अनुबंधन या फिर संज्ञानात्मक सिद्धांत। राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा क्रिया प्रसूत सिद्धांत। याद रखिएगा सॉरी क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत ये पारितोषिक तथा दंड के माध्यम से सीखना अधिगम के क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया बाल्यावस्था के दौरान सीखने से संबंधित नहीं है? पूर्व अनुभव, प्रतिबिंबन, कल्पना या फिर तर्क। राइट आंसर आपका होगा पूर्व अनुभव। याद रखिएगा जो पूर्व अनुभव है ये बाल्यावस्था के दौरान सीखने से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है किसी विशेष कार्यक्रम या प्रशिक्षण के प्रभाव का मापन करने के लिए किस प्रकार की परीक्षणों को परिकल्पित किया जाता है? व्यक्तित्व, बुद्धि, उपलब्धि या फिर रचनात्मकता। राइट आंसर आपका 24 का होगा उपलब्धि। याद रखिएगा यहाँ पर किसी विशेष कार्यक्रम या प्रशिक्षण के प्रभाव का मापन करने के लिए उपलब्धि परीक्षणों का परिकल्पित किया जाता है। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा।
विकास की किस अवस्था में एक व्यक्ति व्यवसायिक समायोजन की समस्या का समाधान करता है? वृद्धावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था या फिर शिशु अवस्था? राइट आंसर आपका होगा किशोरावस्था। विकास की किशोरावस्था में एक व्यक्ति व्यवसायिक समायोजन की समस्या का समाधान या फिर सामना करता है। शिक्षण अधिगम का मनोवैज्ञानिक आधार किस पर निर्भर करता है? अध्यापन शैली, विषय वस्तु, भाषा या फिर सामाजिक आर्थिक स्तर? राइट आंसर 26 का होगा अध्यापन शैली। शिक्षण अधिगम का मनोवैज्ञानिक आधार ये अध्यापन शैली पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों के लिए विद्यार्थी अध्यापक अनुपात होना चाहिए। देखिए, विद्यार्थी अध्यापक अनुपात पूछा गया है, इसके बारे में काफ़ी बार मैं आपसे जिक्र कर चुका हूँ। राइट आंसर होगा 30:1, यानी कि विद्यार्थी कितने होंगे? 30 होंगे और अध्यापक कितने होंगे? 1 होंगे। प्राथमिक विद्यालयों के लिए पूछा गया है विद्यार्थी अध्यापक अनुपात। यहाँ पर ध्यान देना है, पहले क्या पूछा गया? विद्यार्थी पूछा गया है तो 30 होगा और अध्यापक पूछा गया है तो 1 होगा। कभी कभी अध्यापक और विद्यार्थी का अनुपात पूछ लिया जाता है तो 1 अनुपात यहाँ पर 30 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्यावधि परीक्षण एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है? रचनात्मक मूल्यांकन का है, मानदंड संदर्भित मूल्यांकन का है, योगात्मक मूल्यांकन का है या फिर नैदानिक मूल्यांकन का है? राइट आंसर आपका 28 का होगा यहाँ पर नैदानिक मूल्यांकन का। याद रखिएगा, मध्यावधि परीक्षा का जो उदाहरण होगा ये नैदानिक मूल्यांकन का होगा। कौन सा रोग वंशानुगत है? यहाँ पर देखिए कौन सा रोग है जो वंशानुगत है? ADHD है, फिनाइल कीटोनूरिया है, पार्किंसन से या फिर HIV एड्स से? यहाँ पर कौन सा रोग वंशानुगत है इसके बारे में आपको बताना है। राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर फिनाइल कीटोनूरिया। ये जो रोग होता है ये वंशानुगत होता है, तो बी वाला विकल्प आपका सही होगा। अंतिम प्रश्न है 2021 का जो पेपर हुआ था, लास्ट पेपर, उसका यहाँ पर अंतिम प्रश्न है और इस वीडियो का भी अंतिम प्रश्न है, जिसमें आपके बाल विकास के जो सारे प्रश्न 150 प्रश्न वो समाप्त हो जाएंगे। यदि आप यहाँ तक आ गए होंगे तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो यदि आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो आपको लाइक करना है। जैसे ही आपके ये प्रश्न समाप्त हो जाए पूरे, उसके बाद सभी ग्रुप में शेयर करना है और चैनल को साथ में सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि और भी जो बाकी सब्जेक्ट है, विषय हैं, उनके वीडियो भी जल्दी ही हम आपके लिए लाकर दे देंगे। देखिए अंतिम प्रश्न है 30वां। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का निष्पादन परीक्षण है? भाटिया बैटरी, रोसा परीक्षण, WAIS या फिर रेवन का SPM परीक्षण? राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर भाटिया बैटरी परीक्षण। याद रखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का निष्पादन परीक्षण होगा? तो ये बुद्धि का निष्पादन परीक्षण भाटिया बैटरी परीक्षण होगा। तो पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। यदि आपने सुना है, नहीं सुना है, तो मैं बता दूं कि यूपी टेट के हाल ही में जो एग्ज़ाम हुई थी उसमें 2017 का पूरा पेपर ऐसा का ऐसा दे दिया था। मैंने वो वीडियो भी बनाया था। उसके जस्ट लगभग 15 से 20 दिन पहले हमने जिस प्रकार से अब हम रीड के आपको ये प्रश्न पत्र दे रहे हैं 2011 से लगाकर 2021 तक, वैसे मैंने वहाँ पर वीडियो बनाया था। काफ़ी बच्चों को जो वीडियो देख के गए सभी के अच्छे अंक प्राप्त हुए, उन्होंने ऐसा का ऐसा पेपर दे दिया था। तो ऐसा तो हाँ आगे नहीं होगा, लेकिन कुछ प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से पूछ सकते हैं। यदि 2-4 प्रश्न भी पूछ लिए या फिर 8 प्रश्न 10 प्रश्न भी पूछ लिए तो काफ़ी आपको हेल्पफुल मिलेगी। और जो बाकी के 20 प्रश्न हैं वो हम प्रैक्टिस आपको करवा रहे हैं, वहाँ से आपको वो 20 अंक प्राप्त हो जाएंगे, यानी कि आप 30 में से 30 अंक प्राप्त कर सकते हैं यदि आप हमारे वीडियो डेली देखेंगे तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। जल्दी ही हम अगला जो विषय है, जैसे कि शायद हम अब पर्यावरण अध्ययन का बनाएंगे इसके बाद, तो उस वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए धन्यवाद।